Dear students, welcome back. After a while, PYQA video. Yes, कई मेरे स्टूडेंट वेट करते हैं इस टाइप के PYQA वीडियो को. आज अभी चर्चा कर रहे हैं केरला सेट. यदि आप सोच रहे होंगे सर क्या कह रहे हैं, तो आप देख रहे हैं पॉल साइंस हेल्प चैनल की मोस्ट पॉपुलर सीरीज known as past year paper analysis of different multiple choice based examination in political science. टुडे वी आर डिस्कसिंग केरला की जो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होती है असिस्टेंट प्रोफेसर अदर पोस्ट के लिए एकेडमिक्स में, उसमें पॉलिटिकल साइंस के जो पेपर जुलाई 2024 में आए हैं उसके क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे विथ लॉट्स ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन. मैं थैंक्स बोलता हूं उन सभी स्टूडेंट का जिन्होंने मेल करके मुझे रिक्वेस्ट किया कि इस पेपर को मैं एनालाइज करूं. इतने लोगों ने कहा, मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूं, बट थैंक यू वेरी मच एंड इट विल बी यूजफुल फॉर यूजीसी नेट एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जहां पे पॉलिटिकल साइंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं. चलिए शुरुआत करते हैं. इससे पहले कि हम लोग क्वेश्चन आंसर का दौर करें शुरू, आपको जानना आपका अधिकार है, मेरा बताना कर्तव्य है. यदि आप CUET PG 2025 अपियर हो रहे हैं तो एक बैच अभी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज एंड काउंसलिंग चल रही है जिसको नॉमिनल कॉस्ट पे आप ज्वाइन कर सकते हैं. यदि आप ज्वाइन करते हैं तो जो नेचर है इस तरह के बैच के कि आपको कोई लॉस नहीं होता है, क्योंकि सारे प्रीवियस मॉक उसमें ऑलरेडी लाइव ऑनलाइन ऑफलाइन हैं. आप लेके कंपेयर कर सकते हैं अपने परफॉर्मेंस को जिन्होंने भी अभी तक उस टेस्ट को लिया है. तो ये है इसका स्ट्रक्चर, आप देख सकते हैं. यदि आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो नेम, टेलीग्राम आईडी और मोबाइल नंबर इस मेल आईडी पे भेजें, polschelp@gmail.com पे. और यदि आप किसी रिसोर्सेज की खोज में हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एंट्रेंस टेस्ट जो होते हैं इंक्लूडिंग यूजीसी नेट, तो ये 4 बुक आप कभी भूल नहीं सकते हैं. फर्स्ट है CUET PG एग्जाम गाइड है जो बहुत पॉपुलर आप लोगों ने बनाया है, बेस्ट सेलर. यूजीसी नेट गाइड है और ऑब्जेक्टिव के 2 बुक हैं, एक जनरल किसी भी एग्जाम के लिए और दूसरा जो है यूजीसी नेट के लिए स्पेसिफिक. इन सब के जो क्लिकेबल लिंक है, डायरेक्ट लिंक, वो डिस्क्रिप्शन जो वीडियो की होती है यूट्यूब पे वहां आपको मिलेंगे. ये सभी अमेजन पे अवेलेबल है. यदि आप अमेजन पे आप लिखते हैं POL स्पेस SC स्पेस हेल्प, केवल आप अमेजन पे लिख के देखिए, आपको सारे ये गाइड दिखाई पड़ेंगे, वहां से आप परचेज कर सकते हैं. अब आइए क्वेश्चन आंसर का दौर करते हैं शुरू. एक तो इसमें 120 क्वेश्चन है, तो 120 क्वेश्चन बहुत थकाने वाला होता है. मैं थोड़ा लाइक नहीं करता क्योंकि वीडियो 1 घंटे से ऊपर चला जाता है, इसलिए मुझे अलाउ कीजिए कि मैं तेजी से जाऊं और कुछ क्वेश्चन में एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं बक नहीं करूंगा, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा. लेकिन कुछ में मैं जरूर कहना चाहूंगा, कुछ चीजें जो आपको उस क्वेश्चन से रिलेटेड जाननी चाहिए. दूसरी बात मैं बोलूंगा कि इट्स अ ब्यूटीफुल पेपर. इसमें हर वो क्वेश्चन उस तरह के हैं जो पूछे जाने चाहिए. कुछ क्वेश्चन अर्बिट हैं जिसको आप छोड़ सकते हैं, लेकिन अधिकतर क्वेश्चन आपको ज्ञान दे करके जाते हैं. मोस्ट ऑफ द थर्ड पॉइंट ये है कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन लेवल 1 क्वेश्चन है. लेवल 1 क्वेश्चन किसको कहते हैं? जिसमें कि जनरली आपको ऐसे पूछा जाता है कि ये किसने कहा, ये किसने लिखा, ये क्या है, मतलब आपको एक ही आंसर होता है. वैसे देखने में क्वेश्चन बहुत आसान लगते हैं, लेकिन इन्होंने इसको थोड़ा टफ बनाया है क्योंकि इन्होंने बहुत ही डीप जा करके भी बहुत कुछ पूछा है. फोर्थ मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूं कि कुछ क्वेश्चन इसमें कंफ्यूजिंग आंसर वाले हैं जिसका एक से अधिक आंसर सही हो सकता है. मैं क्वेश्चन मार्क कर दूंगा, आप नेट पे देखेंगे या कहीं और तो आपको ये भी मिलेगा वो भी मिलेगा, उसमें कंफ्यूजन होती है. लेकिन चलिए, जो मुझे ठीक लगा मैं उसको ठीक कर रहा हूं, बट नॉट डेफिनेटिव आंसर आप नेट पे जाके खोज सकते हैं. विद दिस डिस्क्लेमर चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन आंसर. Which of the following, first question, is not related with intellectual foundation stone of behavioralism? तो यदि आप देखेंगे इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन स्टोन बिहेवियरलिज्म का, जो फैक्ट ऑब्जर्वेशन बेस्ड साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स कह सकते हैं आप बिहेवियरलिज्म, उसके इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन को रखने वाले डेविड ईस्टन थे. उन्होंने 8 कैरेक्टरिस्टिक बताया था बिहेवियरलिज्म का: रेगुलरिटीज, वेरिफिकेशन, टेक्निक, क्वांटिफिकेशन, वैल्यूज, सिस्टमेटाइजेशन, प्योर साइंस एंड इंटीग्रेशन. तो इसमें सीधे आप देखेंगे तो यहाँ पे टेक्निक मिलेगी, क्वांटिफिकेशन मिलेगी, इंटीग्रेशन मिलेगी. कम्युनिकेशन जो है आप यहाँ देख सकते हैं इसमें नहीं है, तो आप इसको ऑड वन आउट कर सकते हैं. सेकेंड है लिबरलिज्म इज ए पॉलिटिकल एंड फिलोसॉफिकल आइडियोलॉजी टू एस्टैब्लिश इंडिविजुअल फ्रीडम, कंसेंट एंड इक्वलिटी. कौन बोलेगा ट्रू नहीं है? ट्रू है. ऑल लिबरल सोसाइटी प्रमोट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी. बिल्कुल फॉल्स है. ऐसा थोड़ी है कि सभी जो लिबरल
सोसाइटी है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, कई जगह जो है प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी है और कई जगह से अमेरिका में आप देखिए और कई जगह सेमी प्रेसिडेंशियल भी है. सो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. थर्ड क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू मार्क्सिज्म द मटेरियल कंडीशन ऑफ ए सोसाइटी सच एज इट्स मोड ऑफ प्रोडक्शन एंड रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन are the primary determinant of its social, political and ideological structure, जिसको वो बेस सुपर स्ट्रक्चर थ्योरी कहते हैं. बेस हो गया यही जो मोड ऑफ प्रोडक्शन, ये प्राइमरी डिटर्मिनेंट होता है. जो सुपर स्ट्रक्चर जिसमें आते हैं सोशियो पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर्स में स्टेट भी आते हैं, मीडिया आता है, आर्ट, आर्किटेक्चर, क्राफ्ट, ये आते हैं. तो वो डिटरमिन होता है बेस से, मोड ऑफ प्रोडक्शन, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर से. इसको जो है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म कह सकते हैं. Who said power is also like love? It is easier to experience than to define or measure. अब यहाँ पे आकर के मैं क्वेश्चन मार्क कर रहा हूँ क्योंकि इसके नेट पे अलग अलग है. कोई कहता है मॉर्गनथाउ है, कोई साइट कहता है जोसेफ ने है, लेकिन अधिकतर जगह जोसेफ ने का है तो मैंने इसको दिया है, लेकिन डेफिनेटिव आंसर नहीं है. नई ने एक बुक लिखा था सॉफ्ट पावर द मीन्स टू सक्सेस इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स. सॉफ्ट पावर मतलब वो पावर जो आपके चार्म, आपका इमेज, आपके जो वो पार्ट से निकलता है जो कोअर्सिव नहीं है, डंडे के जोर पे नहीं है, मिलिट्री नहीं है. चूंकि आप अच्छे इमेज वाले हो, आपका जो काम करने का तरीका इंटरनेशनल रिलेशन में चार्मिंग है और आपकी जो वे ऑफ थिंकिंग है वो प्रोग्रेसिव है, तो इसके बेसिस पे यदि आप मनवा लेते हो अपनी बात बिना डंडे के जोर पे, तो वो सॉफ्ट पावर है. जैसे इंडिया के सॉफ्ट पावर जो है वो योगा से आती है, एंशिएंट सिविलाइजेशनल नेशन होने के चलते आती है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी होने से आती है. ये सब हमारी सॉफ्ट पावर है. तो जोसेफ ने ऐसा कहा था. इन्होंने जो है पावर के बारे में बहुत कुछ कहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये जो है उन्हीं की कथन है कि पावर इज लाइक लव, इज इजियर टू एक्सपीरियंस देन टू डिफाइन और मेजर. क्योंकि पावर की डेफिनेशन बहुत डिफिकल्ट है, बट यू कैन ऑलवेज फील और एक्सपीरियंस द पावर. आपको पावर महसूस होता है. जो मिशेल फुको कहते हैं ना कि पावर ऐसे ही है, समाज में ऐसे व्याप्त है, स्कूल में, कॉलेज में, डिस्पेंसरी में, जेल में, सड़क पे, ट्रैफिक लाइट में, कॉन्फ्रेंस में, कहीं भी इस तरीके से जैसे कि ब्लड कैपिलरी शरीर में हर जगह दिखती है, वैसे ही पावर हर जगह दिखता है. फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, एजर्सन, रीजन एजर्सन क्वेश्चन है. पॉलिटिकल सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग पॉलिटिकल कल्चर एंड इन विच पॉलिटिकल पार्टीज ऑल्सो एक्ट एज एन एजेंट. मतलब आप कैसे पॉलिटिक्स को जानते हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा, आपके जो एटीट्यूड, फीलिंग, बिलीफ जो पॉलिटिकल सिस्टम के प्रति जो डेवलप होता है, उस प्रोसेस को पॉलिटिकल सोशलाइजेशन कहते हैं. फैमिली में होती है, स्कूल में होती है, मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में, गुरुद्वारे में, और पॉलिटिकल पार्टीज करते हैं, मीडिया करते हैं, इस तरीके से पीयर करते हैं, बॉसेस करते हैं, आपके सुपीरियर करते हैं, सीनियर करते हैं, उससे आप सोशलाइज होते हो. तो वो तो ठीक है, इसका डेफिनेशन है. रीजन है ऑल पॉलिटिकल पार्टीज स्ट्राइव टू मेंटेन ए सिविक पॉलिटिकल कल्चर. ये मेरे हिसाब से गलत है, क्योंकि ऐसा नहीं है. पॉलिटिकल पार्टी बहुत नैरो पार्टीजन पॉलिटिक्स भी खेल सकती हैं, उसमें सिविक पॉलिटिकल कल्चर जो है उसका हार्म हो सकता है. सिविक पॉलिटिकल कल्चर वो है जहां आप कोई नैरो जो आप बिलीफ है, पॉलिटिकल या एफिलिएशन है, उससे ऊपर उठ करके केवल आप सिटीजन होने के चलते जो पॉलिटिकल सिस्टम से जुड़ते हो, सिविक पॉलिटिकल कल्चर है. नॉट नेसेसरली ऑल पॉलिटिकल पार्टीज ट्राई टू मेंटेन सच सिविक पॉलिटिकल कल्चर. सो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. 6. द रैशनल इज रियल एंड रियल इज रैशनल. ये किसने कहा है? ये क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए कि कह क्या रहे हैं हेगेल. ये बेसिकली गीता में जो कहा गया है लगभग उसी टाइप की बात है. गीता में क्या कहा गया है? जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो होगा वो अच्छा होगा. अच्छा मतलब रैशनल, लॉजिकल, तर्क संगत, सही हो रहा है. और रियल मतलब जो घटित हो रहा है, मतलब जो एक्चुअल हुआ या होगा या हो चुका है. तो उसी बात को ही कह रहे हैं कि जो रियल है वो सब तर्क संगत है. आप मत समझो कि ऐसा आप कोई बोलेगा कि यूक्रेन रसिया क्यों लड़ रहे हैं, तो वो लड़ रहे हैं ना, तो उनको लड़ना ही था. इस व्यू के अनुसार उनका लड़ना बहुत लॉजिकल है, रैशनल है. यदि हमास और इजराइल आज इस तरह से लड़ रहे हैं तो वो लड़ना बहुत लॉजिकल और रैशनल है. मतलब जो होता है वो इसलिए होता है कि वही होना सबसे तर्क संगत है, और जो सबसे अधिक तर्क संगत है वही होता है. हेगेल.
7 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। बहुत आसान क्वेश्चन है। डुअल गवर्नमेंटल पॉलिटी है, दो लेवल पे गवर्नमेंट है जिसकी अलग अलग पॉलिसी होती है। अभी आपने देखा आयुष्मान भारत दिल्ली गवर्नमेंट कर रहा है, मैं नहीं लागू करूंगा, सेंट्रल गवर्नमेंट कर रहे हैं लागू करो, और कोर्ट में पहुंच जाते हैं। तो डुअल गवर्नमेंट पॉलिटी है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। अगेन आयुष्मान भारत में हाई कोर्ट कुछ कहती है, फिर सुप्रीम कोर्ट उसको अलग काटता है, तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी इसको डुअल पॉलिटी को मेडिएट करती है। डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड फेडरेटिंग यूनिट होता ही है, और बाइकैमरलिज्म है, मतलब राज्यसभा लोकसभा एक जो हाउस है वो जो फेडरेटिंग यूनिट के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई जाती है। सो 1 2 3 4। 8 number question, the committee which studied about the nexus between criminals and politicians in India। तो ये जो इसमें दो क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं, उसको वोहरा कमेटी कहते हैं। 1993 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दिया था कि देयर इज ए नेक्सस बिटवीन व्हाट, criminals, bureaucrats and politicians। Delegated legislation refer to the law-making power conferred by the parliament to the public administrator or executive। Delegated legislation क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई कानून बनी, कानून बहुत छोटी होती है 10-15 पेजेस की, लेकिन जो उसके रूल रेगुलेशन ऑपरेशनल गाइडलाइन होते हैं सैकड़ों पेजेस के होते हैं, जिससे कि वो कानून एक्चुअली जमीन पे इम्प्लीमेंट किया जाता है। इसको हम डेलीगेटेड लेजिस्लेशन या सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कहते हैं। और ये लेजिस्लेशन, रूल रेगुलेशन, ऑपरेशनल गाइडलाइन बनाने का जो पावर है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर या एग्जीक्यूटिव के पास है, ना कि लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर के पास तो है ही, लेकिन उनके पास इतनी टाइम या टेक्नोक्रेटिक या प्रोफेशनल एजेंसी नहीं है या इफिशिएंसी नहीं है, इसलिए ये रोल को वो डेलीगेट कर देते हैं एग्जीक्यूटिव को या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर को। और यहीं पे जो है सबसे अधिक पावर आ जाती है एडमिनिस्ट्रेटर के पास में, एग्जीक्यूटिव के पास में, क्योंकि वो जैसे चाहे वैसे उस कानून के लिए रूल रेगुलेशन ऑपरेशनल गाइडलाइन बना सकते हैं। कानून कितना भी अच्छा हो, यदि रूल रेगुलेशन ऑपरेशनल गाइडलाइन कॉम्प्लेक्स बना तो उसकी इंप्लीमेंटेशन उतनी ही डिफिकल्ट होगी। इसीलिए इसको जो है कई लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि ये डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो है ये बहुत बड़ी पावर एग्जीक्यूटिव के हाथ में लेजिस्लेचर ने दे दी है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, एन ऑब्स्ट्रक्टिव प्रैक्टिस इन लेजिस्लेचर थ्रू लॉन्ग स्पीच टू डिले और प्रिवेंट ए न्यू लॉ बीइंग मेड इज कॉल्ड। ये अमेरिका से निकली है, वहां पे सीनेट में कोई लिमिट नहीं है कि सीनेटर कितनी देर तक जो है भाषण दे सकता है। तो कोई यदि कानून में वोटिंग नहीं करवाना है आपको, तो आप रात भर भाषण देते रहिए, अंत में सब लोग थक के सो जाए टाइप ऑफ। इसको फिलीबस्टरिंग कहते हैं। फिलीबस्टरिंग जो है वर्ड ऐसे छा गया है कि कहीं भी यदि किसी जगह आप ये भी कह सकते हैं सर भी फिलीबस्टरिंग कर रहे हैं, आपको लगे कि सर कुछ ज्यादा बोल रहे हैं, तो आप यहाँ यूज करते हैं सर क्या फिलीबस्टरिंग कर रहे हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं। टीचर क्लास में फिलीबस्टरिंग कर सकते हैं, नेता जो है भाषण देते हुए फिलीबस्टरिंग कर सकते हैं, टीवी डिबेट में फिलीबस्टरिंग हो सकती है। मतलब बेकार की ऊल जलूल यदि आप बहुत ज्यादा बोल रहे हो तो ध्यान भटकाने के लिए, टाइम बिताने के लिए। यहाँ पे एक और जो टर्म है वो उतना ही इंपॉर्टेंट है, उसको जेरीमैंडरिंग कहते हैं। जेरीमैंडरिंग ये होती है कि जो बाउंड्री होती है, जैसे कॉन्स्टिट्यूएंसी की, ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इसके अंदर में और विधानसभा के अलग हैं, ये लोकसभा के, तो इसको जो डिलिमिटेशन किया जाता है वहां पे जो थोड़ी बहुत मैनिपुलेशन की जाती है इस तरीके से कि कोई पार्टी को फायदा हो जाए, इसको जेरीमैंडरिंग कहते हैं। ये दोनों जो एलिमेंट है, फिलीबस्टरिंग एंड जेरीमैंडरिंग, ये दोनों निकल के आती हैं यूएस पॉलिटी से। यहाँ पे गुलिटन भी आपको दिखता है, ये फ्रेंच वर्ड है, फ्रांस से आया, जहाँ पे कि यदि टाइम नहीं हो तो पूरे के पूरे जो पार्लियामेंट में वोटिंग है किसी इशू पे एक ही झटके में वॉइस वोट से करा देना, इसको गुलिटिन कहते हैं, मतलब बिना किसी डिबेट के। ऑथर ऑफ द इंड ऑफ आइडियोलॉजी। इंड ऑफ आइडियोलॉजी जो है बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, 1960 में डैनियल बेल की। डैनियल बेल इस बुक में बेसिकली ये कहते हैं कि उस समय तक क्या हुआ था, कोल्ड वॉर बहुत डीप इंट्रेंस्ड हो गया था, कम्युनिज्म सोशलिज्म एक तरफ और लिबरल कैपिटलिज्म एक तरफ, इतना वेल ईस्ट हो गया था कि दोनों में कोई एका नहीं थी, और आइडियोलॉजी जो है बाई पार्टीजन हो गया था, दुनिया दो पार्ट में बढ़ चुकी थी। ऐसे में उनका कहना था कि अब बिग आइडियोलॉजी के डिबेट का जमाना चला गया, और अब ह्यूमन लाइफ में इंप्रूवमेंट जो है टेक्नोक्रेटिक स्मॉल, जिसको बोलते हैं मैन्यूवरिंग और छोटे छोटे एडजस्टमेंट से ही संभव है। मतलब आइडियोलॉजी जो बड़े बड़े फासिज्म वर्सेस लिबरलिज्म, लिबरलिज्म वर्सेस सोशलिज्म, इन सब की अब खत्म हो गई डिबेट, क्योंकि वो एक तरह से ऑलरेडी वेल एस्टैब्लिश्ड है। एंड ऑफ आइडियोलॉजी। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, इंटरनेशनल लॉ इज नॉट लॉ इन रियल सेंस। बड़ा डिफिकल्ट है, अब यहाँ पे आके वेग हो जाता है। ये कहना कि आप यदि नेट पे पढ़ेंगे तो आधे जगह कहा जाएगा कि यस ये सही, आधे जगह कहा जाएगा ये गलत है, लेकिन ये इसके बजाय ये लाइन बहुत सही है कि इंटरनेशनल लॉ इज ऑफन कंसिडर्ड एज सॉफ्ट लॉ।
लॉ तो है लेकिन ये सॉफ्ट लॉ है क्योंकि इंटरनेशनल लॉ डज नॉट हैव एन इफेक्टिव जुडिशियल सिस्टम फॉर इट्स इम्प्लीमेंटेशन। ये बिल्कुल सही है कि इंटरनेशनल लॉ को इम्प्लीमेंट करना बहुत ही मुश्किल है। आप अभी देख सकते हैं कि यदि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के डिक्टेट को कोई मानता नहीं, इवन जो पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड है उसको इम्प्लीमेंट करना मुश्किल होता है। इंटरनेशनल ट्रीटीज क्योंकि कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है, कोई वर्ल्ड इंस्टीट्यूशन, पुलिस नहीं है, आर्मी नहीं है, जेल नहीं है, तो इसीलिए इंटरनेशनल लॉ को इंप्लीमेंट करना मुश्किल होता है। तो मेरे अनुसार से इंटरनेशनल लॉ इज नॉट लॉ इन रियल सेंस, शायद सही है, ट्रू। और इसका कारण भी ये सही बता रहे हैं क्योंकि इसका इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। इसलिए आई विल गो विथ बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। लेकिन बेस्ट है कि आप इस तरह समझे कि इंटरनेशनल लॉ इज ऑफन कंसिडर्ड सॉफ्ट लॉ। यहाँ पे जो बेल की जो डेनियल बेल की जो आर्गुमेंट है इंडो आइडियोलॉजी में मैंने यहाँ दिया है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। 13 है अरब स्प्रिंग की जो शुरुआत होती है कहाँ से होती है, वो ट्यूनीसिया से होती है। ट्यूनीसिया जो है नॉर्थ अफ्रीका में कंट्री है, मेडिटेरियन सी पे, और यहाँ पे जैस्मिन रिवॉल्यूशन होता है जो कि फर्स्ट रिवॉल्यूशन था अरब स्प्रिंग के। क्या था और कैसे शुरुआत होती है इसको जरा पढ़ लीजिएगा। Who said Gandhi is dead but Gandhism will live till the stars shine and ocean rolls on? अब यहाँ पे भी आके नेट पे जो है बहुत ही कंफ्यूजिंग है, कहीं पे कुछ आंसर है कहीं कुछ है। वैसे जवाहरलाल नेहरू शायद इसको बोलते हैं, लेकिन इसमें जो अच्छा क्वेश्चन ये होता कि हु सेड दिस, गांधी में डाई बट गांधीजम शैल रिमेन फॉरएवर। ये खुद गांधी जी ने 1931 कराची सेशन में अपने ही बारे में कहा था कि गांधी में डाई बट गांधीजम विल शैल रिमेन फॉरएवर। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, हु सेड। 50 number, who defined political development as ratio of political institutionalization to social mobility? इस तरह की बात हटिंगटन सबसे ज्यादा करते हैं अपने बुक पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी 1968 में। बेसिकली ये कहना क्या चाहते हैं वो मैंने यहाँ लिखा है, लेकिन आपको सिंपल लैंग्वेज में बताएं तो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशनलाइजेशन है कि जो इंस्टीट्यूशन है डेमोक्रेसी में, जैसे मान लीजिए चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, सीबीआई है, ईडी है, इस तरह के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इवन जुडिशियरी है, संसद है, और वो कितना ज़्यादा इंस्टीट्यूशनलाइज हैं, कितने इफिशिएंट हैं, कितने कैपेबल हैं लोगों के एस्पिरेशंस को पूरा करने के लिए और कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट को निभाने के लिए। वो जितना ज़्यादा होगा उतना ही पॉलिटिकल डेवलपमेंट अच्छा माना जाएगा। और उसके नीचे में जो है, ये तो ऊपर रहेगी, उसके नीचे में सोशल मोबिलिटी है और कितना ज़्यादा लोगों की एक्सपेक्टेशन है, लोग कितना सड़क पे निकल आते हैं। जैसे किसान निकल आए, पहलवान निकल आए, मान लीजिए कल को ऑफिसर्स निकल आए, आर्मी के मैन निकल आए। मोबिलिटी मतलब मास मोबिलाइजेशन या आंदोलन के लिए। तो यदि ये ज़्यादा हो जाएगा, डिनोमिनेटर सोशल मोबिलिटी, इसका मतलब पॉलिटिकल डीके हो रहा है। यदि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ज़्यादा है, वो मीट कर पा रहे हैं लोगों की डिमांड के, तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट ज़्यादा होगा। हटिंगटन। यहाँ पे समीर अमीन दिखते हैं जिनको आप यूरोसेंट्रिज्म के लिए जान सकते हैं। कॉर्डोसो दिखते हैं जो डिपेंडेंसी थ्योरी के लिए जाने जाते हैं। और एडवर्ड सील जो हैं वो एक पॉलिटिकल सोशियोलॉजिस्ट थे जो कि डेवलपमेंटलिज्म या मॉडर्नाइजेशन थ्योरी के लिए जाने जाते हैं। 16 number, international politics is the art of influencing, manipulating or controlling major groups so as to advance some against the opposition of other. ये भी जो है डिफिकल्ट है क्योंकि नेट पे इसके अलग अलग आंसर मिलते हैं ये, लेकिन मैं जाऊंगा क्विंसी राइट के साथ में। क्विंसी राइट ने बुक लिखा था स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन 1955 में। वैसे कई जगह मॉर्गनथाउ को भी ये लाइन एट्रीब्यूट की जाती है। स्टैनली हॉफमैन अनदर जो है लिबरल पॉलिटिकल थिंकर हैं, तो जान लीजिएगा। और क्विंसी राइट एक बहुत ही फेमस राइटर है इंटरनेशनल रिलेशन में। 17 नंबर जो है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच। यहाँ पे आपको आसान इसलिए है कि ये सब जो है बहुत फेमस है। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट वॉल्डो की बुक है। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, वेटनर जो है फादर ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कहे जाते हैं। एलिमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन उर्विक ने लिखा है। तो ये एक ऑड वन आउट है जो ब्यूरोक्रेटिक फिनोमेना। चेक कर लीजिएगा किसने लिखा है, ग्लैडन ने नहीं लिखा है। यहाँ आइए 18 नंबर, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन अपॉइंट एडिशनल जजेज इन हाई कोर्ट फॉर ए पीरियड ऑफ। इस तरह के क्वेश्चन बहुत टफ होते हैं क्योंकि ये अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल के अंदर से दे देते हैं फैक्ट, और इतने अंदर आप पढ़ते नहीं हैं। यदि आप आर्टिकल 224 पढ़ें हाई कोर्ट के बारे में, तो उसमें ये लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट चाहें
तो यदि जजेज की कमी हो जाए हाई कोर्ट में तो एडिशनल और एक्टिंग जजेज की नियुक्ति कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 2 साल के लिए। वही इन्होंने पूछ दिया है कितने साल के लिए कर सकते हैं। डिफिकल्ट क्वेश्चन बट इंटरेस्टिंग टू नो, और ये भी कि कैसे अंदर जो है आर्टिकल पढ़ के आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। 90 नंबर देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमॉन्ग द 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिसीजन मेकिंग एजर्टेड बाय रिचर्ड स्नाइडर। रिचर्ड स्नाइडर जो है इंटरनेशनल रिलेशन में फॉरेन पॉलिसी डिसीजन मेकिंग के बहुत बड़े थिंकर है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए, उन्होंने बहुत तरीके से एनालाइज किया है कि कैसे जो है डिसीजन मेकिंग की जाती है। उन्होंने फोकस जो है इंटरनेशनल रिलेशन में स्टेट के बजाय स्टेट के उन एक्टर्स पे किया है जो डिसीजन मेकिंग में इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। वो क्या सोचते हैं, उनका स्फेयर ऑफ कंपटीशन क्या है, उनका क्या सोच है कंपटीशन के बारे में, हाउ दे कम्युनिकेट एंड शेयर इंफॉर्मेशन, एंड उनका मोटिवेशन क्या है उन डिसीजन मेकर का। इसके बेसिस पर उन्होंने अपनी डिसीजन मेकिंग थ्योरी बनाई है। लिटिगेशन इज नॉट वन ऑफ दोज। और आगे पढ़ लीजिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन, द फोर फोल्ड फंक्शनल एनालिसिस ऑफ द सोशल सिस्टम इज मेड बाय। तो सोशल सिस्टम का फोर फोल्ड फंक्शनल एनालिसिस टालकट पार्सन करते हैं इस बेसिस पे कि जो कोई भी जो सोशल सिस्टम है उसमें बेसिक जो है जो स्ट्रक्चर मतलब पैटर्न, सोशल रिलेशन एंड बिहेवियर, वो 4 तरह के फंक्शन करते हैं किसी भी सोशल सिस्टम में। एडेप्टेशन मतलब सिस्टम अडेप्ट करता है अपने इन्वायरमेंट से इक्विलिब्रियम में रहने के लिए, या होमोस्टेसिस जो कह लीजिए। गोल अटेनमेंट, कुछ ना कुछ हर सिस्टम का एक गोल होता है जिसको अचीव करते हैं इसके स्ट्रक्चर और फंक्शन। इंटीग्रेशन भी होता है, द सिस्टम मस्ट मेंटेन ऑर्डर एंड हार्मोनी अमॉन्ग इट्स डिफरेंट पार्ट, जिससे कि होल जो है वो पार्ट से ज़्यादा बड़ा हो पाए। And there is a latency, the system must maintain the motivation and values that support the system. latency के बारे में और नेट पे जाके पढ़ लीजिएगा। लेकिन यदि आपने इतना भी याद कर लिया कि 4 जो फंक्शन होते हैं किसी भी सिस्टम को, यदि वो हेल्दी रहे तो सोशल सिस्टम, टालकट पार्सन द ग्रेट सोशियोलॉजिस्ट, एडेप्टेशन, गोल अटेनमेंट, इंटीग्रेशन, लैटेंसी, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे टालकट पार्सन। यहाँ ये भी याद रखने की बात है कि टालकट पार्सन के इस स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म को पॉलिटिकल साइंस में आलमंड ने जो है अपनाया। Who among the following has defined civil services as a professional body of official, permanent, paid and skilled? ये अगेन इस पे जो है ए का नहीं है नेट पे, लेकिन आई विल गो विथ हरमन फाइनर। यहाँ इन्होंने सेटर ने एक और गलती की है। फाइनर जो है वो एक तो SE फाइनर है, सैमुअल फाइनर, और दूसरे जो है हरमन फाइनर है। दोनों ही जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे लिखते हैं, तो आपको ये कहना चाहिए था किस फाइनर की बात आप कर रहे हैं। हरमन फाइनर ने एक बहुत फेमस बुक लिखा है, थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट, और ये जो लाइन है इट इज एट्रीब्यूटेड टू हरमन फाइनर, लेकिन मैं क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ। द ओरिजिनल मेंबरशिप ऑफ लीग ऑफ नेशन, क्यों पता नहीं लीग ऑफ नेशन से ये दो क्वेश्चन पूछे, शायद केरला स्टेट के सिलेबस में होगा। ओरिजिनल मेंबरशिप इसकी 42 थी जो बाद में 63 बढ़ के हो गई थी। 23 Ederson, scientific management believes that the most efficient organization is most satisfying one। 5 बार पढ़िए तो आपको समझ में आएगा कहना क्या चाहता है, पर आई डोंट थिंक कि ये सही है और इसको मैं फॉल्स कहता हूं, लेकिन क्वेश्चन मार्क के साथ। दूसरा उसी का एक पैराफ्रेज्ड है, ह्यूमन रिलेशन स्कूल बिलीव दैट मोस्ट सेटिस्फाइंग ऑर्गेनाइजेशन इज द मोस्ट इफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन, और ये जो है सही कहा जा सकता है, लेकिन ये दोनों ही बहुत कंफ्यूजिंग है, इसको पढ़ लीजिएगा ठीक से। मैंने यहाँ ऑप्शन नहीं दिया है, लेकिन यदि ऐसा सही है तो रीजन इज ट्रू बट एजर्सन इज फॉल्स। 24. The report which pointed out that there exists in India a nexus between politician, bureaucrat and criminal। यही मैं कह रहा था कि दूसरी बार जो है वोरा कमिटी रिपोर्ट 1993 को पूछा गया है, 2 क्वेश्चन एक ही कमिटी से। 25. Aristotle advocated the best system of holding property। तो उनके अनुसार से ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं तो एक ब्रिज में कह जाऊंगा लेकिन नेट पे पढ़ना चाहिए। उनका कहना था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी इज ओके गुड, क्योंकि आपको उससे एक सेल्फ स्टीम जनरेट होता है, एक सिटीजनशिप की भावना भी आती है, लेकिन उसका कॉमन यूज होना चाहिए। सो इंडिविजुअल ओनरशिप बट कॉमन यूज इज द बेस्ट वे टू मैनेज प्रॉपर्टी इन एनी सोसाइटी, एरिस्टोटल। 26. Which one of the following items come under the concurrent list? इसको आप गेस कर सकते हो। कैपिटेशन फी या कैपिटेशन चार्जेस स्टेट लगाते हैं, स्कूल, एजुकेशन, इन सब पे, इंस्टीट्यूशन पे। एडल्ट्रेशन ऑफ फूड स्टफ एंड अदर गुड्स जो है यही आती है कंकरेंट लिस्ट में, क्योंकि ये ऑल इंडिया हो सकती है। टैक्सेस ऑन प्रोफेशन, ट्रेड, कॉलिंग, एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल स्टेट सब्जेक्ट है, और कॉरपोरेशन टैक्स जो है ये तो बिल्कुल ही जो है नेशनल है, मतलब कि इनकम टैक्स के साथ। तो ये तो कंकरेंट केवल आप देखोगे तो सी ही आएगी। कैपिटेशन फी जो है स्टेट, ये स्टेट और ये सेंटर।
27 नियो मार्क्सिस्ट व्यू द इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन एज डैश प्रोसेस। तो नियो मार्क्सिस्ट जिस जैसे डिपेंडेंसी थ्योरी है वो कहेंगे कि ये अनइवन है इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन और हिरार्किकल है, मतलब देयर इज अ कोर पेरीफेरी एंड सेमीफेरी एंड लाइक दैट, कुछ डेवलप्ड है कुछ अनडेवलप्ड है, अनइवन हिरार्किकल प्रोसेस है इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन। 28 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट एग्री विथ रूसोज डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टेट ऑफ नेचर। तो इसमें ये छोड़ के सब सही है, मैंस लाइफ वॉज फुल ऑफ वरीज, नहीं मैन खुश था, कंटेंटेड था, उसमें केवल पीटी और सेल्फ प्रिजर्वेशन की भावना थी, अपने आसमान को देख रहा है, बांसुरी बजा रहा है, वो अपने में जीता था। noble savage, so man in the state of nature was a noble savage who led a life of primitive simplicity and idyllic happiness, not worries. Man was independent, contented, self-sufficient, healthy and fearless. Man knew neither right nor wrong, कोई ना तो पाप पुण्य की कोई भावना नहीं था, जो was always away from all notion of virtue and vice, सही है, केवल ये गलत। 29 which one of the following is not a demerit of party system। तो इसमें आप देखेंगे तो सभी एक डिमेरिट कही जा सकती है कि पॉलिटिकल पार्टी स्प्रेड करप्शन, पॉलिटिकल पार्टी इंकरेजेज हीरो वर्शिप अमंग द पीपल, पार्टी सिस्टम हेल्प इन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ टिरेनी ऑफ मेजोरिटी पार्टी। लेकिन ये कहना कि पॉलिटिकल पार्टी चेक द इमरजेंस ऑफ डिक्टेटरशिप, ये तो अच्छी बात है ना, और ऐसा होता भी है, तो इसलिए ये उसकी डिमेरिट हो ही नहीं सकती है, जस्ट लैंग्वेज प्ले, कॉमन सेंस। 30 देखिए, डिसीजन मेकिंग थ्योरी डायरेक्ट्स अटेंशन नॉट टू स्टेट्स एज मेटाफिजिकल abstractions but instead seeks to highlight the behavior of decision maker। अभी जो रिचर्ड स्नाइडर के हम लोग पढ़ रहे थे वो वही तो था। स्टेट तो अमूर्त है, इनटेंजिबल है, हम लोग स्टेट को देखते नहीं है, लेकिन जो स्टेट के एक्टर्स हैं, जो डिसीजन लेते हैं स्टेट के बिहार पे, उनको हम देखते हैं, उनको हम जानते हैं। तो उनके बिहेवियर को एनालाइज करके, उनके जो सर्कमस्टांसेज, मोटिव्स, मोटिवेशन, उसको एनालाइज करके डिसीजन मेकिंग की थ्योरी निकाल ली जाती है डिसीजन मेकिंग थ्योरीज में। The reason a decision-making theory identify a large number of relevant variable and suggest possible interrelationship among them। ये भी true है, ये भी true है, लेकिन ये इसका explanation नहीं कहा जा सकता है। 31 who describe revolution as a subversion of status quo and reorganization of society on the basis of freedom and equality। ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, किसने कहा, मुझे सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि इसका कोई और छोड़ नहीं है, nobody knows कि किसने कहा, लेकिन यहाँ पे आप गेस कर सकते हैं कि एम एन रॉय ने कहा हुआ है। इस तरह की बात जो है वो गांधी जी कह नहीं सकते हैं और अंबेडकर जी भी नहीं कह सकते हैं, लोहिया और एम एन रॉय कह सकते हैं, एम एन रॉय ने कहा। द बुक ऑथर्ड बाय पोलंजा, पोलंजा ने जो बुक लिखी है उसका नाम है स्टेट पावर एंड सोशलिज्म। इनफैक्ट ये जो है फ्रेंच में है, ला इटा, ला पावर, ला सोशलिज्म, मतलब बेसिकली इटा मतलब स्टेट, पावर एंड सोशलिज्म, तो स्टेट पावर एंड सोशलिज्म। वैसे निकोस पोलंजा की ये बुक ज्यादा फेमस है, पॉलिटिकल पावर एंड सोशल क्लासेस। यहां ये याद रखिएगा कि निकोस पोलंजा स्ट्रक्चरल मार्क्सिस्ट प्रोपोनेंट थे और इनकी बहुत फेमस डिबेट हुई थी राल्फ मिलीबैंड से, जो कि एक इंस्ट्रूमेंटलिस्ट मार्क्सिस्ट थे। 33 देखिए, आइडेंटिफाई द रॉन्गली मैच्ड पेयर। तो यहां पे आसान इसलिए होता है क्योंकि एजी फ्रैंक वॉल्ड सिस्टम यदि है तो ये सही नहीं है, क्योंकि ये इमैनुअल वॉल्स्टीन होगा। एजी फ्रैंक डिपेंडेंसी थ्योरीज थे, लेकिन वॉल्ड सिस्टम थ्योरी जो है इट इज एट्रीब्यूटेड टू इमैनुअल वॉल्स्टीन। तो बाकी सब सही होगा, जस्ट बेनेडिक्ट एंडरसन, इमेजिन कम्युनिटी, और बाकी दोनों को पढ़ लीजिए और नेट पे भी थोड़ा खोज लीजिएगा, मैं क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ। जोसेफ स्टिग्ल्स कमीशन एस्टैब्लिश किया था यूनाइटेड नेशन ने टू इंक्वायर द वर्किंग ऑफ ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम। जोसेफ स्टिग्ल्स जो हैं एक नोबेल लॉरेट हैं, जिन्होंने की बहुत फेमस बुक लिखा है ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स डिसकंटेंट, 2002, इसको याद कर लीजिए। 35 देखिए, रिमलैंड थ्योरी जियोपॉलिटिक्स में किसने दिया है। तो आपको यहाँ पे याद आना चाहिए मैकिंडर का भी, जिन्होंने हर्टलैंड थ्योरी दिया है, और उसका जस्ट एक तरह का रिवर्स थ्योरी जो है रिमलैंड थ्योरी स्पाइकमैन ने दिया है, और एटी महान ने जो है सी पावर जो है वो ग्रेट पावर बनते हैं ये कहा है। बेसिकली इन सब पे डिस्कशन ये होती थी उस टाइम में कि कौन जो है जियो पॉलिटिक्स के बेसिस पे कौन ज्यादा ग्रेट पावर है, जो लैंड मास को काबू करेगा यूरोप का, या जो लैंड मास के चारों तरफ जो रिम लैंड है, पेरिफेरल एरिया है वो। तो मैकिंडर का कहना था कि जो यूरेशिया का जो लैंड मास है जिसको रसिया काबू करता है, जो इस लैंड मास को काबू करेगा वही यूरोप को
रूल करेगा। स्पाइकमैन ने उल्टा कहा, उसने कहा कि ये जो यूरेशिया का ग्रेट लैंड मास है उसके चारों तरफ जो पेरिफेरल कोस्टल एरिया वाले जो लैंड है उसको जो काबू करेगा वही जो है वो यूरोप को और वर्ल्ड को काबू करेगा। बाद में एक एयर पावर सुप्रीमेसी भी निकली, उसका भी नाम पढ़ लीजिएगा, और सी पावर महान। द मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ ए स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल कितना होता है, तो ये आपको याद रखना चाहिए कि मिनिमम एमएलसी की नंबर जो है 40 हो सकती है और मैक्सिमम जो है 1/3 ऑफ स्टेट असेंबली मेंबर हो सकता है। ये दोनों को याद कर लीजिए 30। और यहाँ पे जब इसकी एमएलसी की बात हो रही है तो एमएलए का जो लिमिट है वो भी याद कर लीजिए, ये है 60 मिनिमम और मैक्सिमम 500, 60 एंड 500। 37 एजर्सन है, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन सिग्निफाइज एक्शन ओरिएंटेड एंड टारगेट ओरिएंटेड प्रोग्राम सुटेबल फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। कौन बोलेगा नहीं। और द सक्सेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट प्लान्स एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग इम्पेटस फॉर इमिटेटिंग अदर डेवलपमेंटल प्लान। कौन बोलेगा नहीं, पढ़ लीजिएगा यदि आपको कंफ्यूजिंग लगे, दोनों सही है और दोनों इसको जो है एक तरीके से एक्सप्लेन भी कर सकता है, तो ए ऑप्शन ले लीजिएगा कि ए एंड आर ट्रू एंड आर एक्सप्लेन्स ए। 38 two remarks, political science is the science of a state and political science begins and end with state। किसने कहा है, तो ये गैटल को एट्रीब्यूट किया जाता है और सेकंड वाली गार्डनर को, बस रट लीजिए और इसमें ज्यादा दिमाग देने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत जगह रिपीट किया गया है, गैटल एंड गार्डनर। 39 A study team on community development and national extension service was appointed to review the working of community development program. It was headed by whom? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन इसलिए है कि हम लोग इसको पंचायती राज के कमेटी फर्स्ट कमेटी ग्रुप में जानते हैं, बलवंत राय मेहता कमेटी 1957, लेकिन एक्चुअली में नेहरू जी ने इस कमेटी को अपॉइंट किया था टू स्टडी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसके तहत ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर नियुक्त किए गए थे और नेशनल एक्सटेंशन सर्विस जो दी जाती थी रूरल एरियाज में डेवलपमेंट को, उसके रिव्यू उसके वर्किंग के लिए ये कमेटी बनी थी। लेकिन अल्टीमेटली ये कमेटी ने पंचायती राज व्यवस्था 3 टियर की जो है उन्होंने रिकमेंडेशन किया, बलवंत राय मेहता कमेटी। यहाँ पे जीवीके राव कमेटी आती जो 1985 में प्लानिंग कमीशन ने कंस्टिट्यूट किया था। एलएम सिंघवी कमेटी आती है 1986 में, राजीव गांधी ने कंस्टिट्यूट किया था, जिसने ये कहा था कि इसको कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट मिलना चाहिए पंचायती राज को। अशोक मेहता कमेटी जो है जनता पार्टी ने 1978 में नियुक्त किया था, जिसने कि 2 टियर पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की थी और न्याय पंचायत की भी। 40 Who defined democracy as aristocracy or blackguards? इस तरह के जो एक आप कह सकते हैं बहुत ही क्रिटिकल होना डेमोक्रेसी के बारे में, ये टैलेरेंट जो है एक फ्रेंच डिप्लोमेट स्टेटमेंट थे, उन्होंने इसको कहा था। क्या कहा था यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ लीजिए, नेट पे पढ़ सकते हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन बट टैलेरेंट को इसी बहाने याद कर लीजिए। और ये भी कि डेमोक्रेसी के क्रिटिक की कमी कभी नहीं रही है। सोक्रेटिस, एरिस्टोटल और प्लेटो से लेकर टैलेरेंट तक डेमोक्रेसी के क्रिटिक रहे हैं। 41 The second civil disobedience movement was started by Gandhi with his famous। यदि आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि सेकेंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भी हुआ था, तो इन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को फर्स्ट मान लिया, इसलिए सेकेंड जो है जिसको सॉल्ट सत्याग्रह या डांडी मार्च से शुरू किया था गांधी जी ने। 42 इन वेबर्स व्यू, जिन्होंने की ब्यूरोक्रेसी की थ्योरी दी, विच ऑफ द फॉलोइंग फर्दर स्टिमुलेटेड द ग्रोथ ऑफ ब्यूरोक्रेटाइजेशन। यहाँ पे डिफिकल्ट आपको ये चूज करना है कि क्या डेमोक्रेटाइजेशन की प्रोसेस ने ज्यादा ब्यूरोक्रेसी को हवा दिया या वेलफेयर स्टेट ने। लेकिन ज्यादा जगह पे आपको नेट पे मिलेगा प्रेशर ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन, मैं भी इसी के साथ जाता हूँ। यस, डेमोक्रेटाइजेशन होने पे ब्यूरोक्रेसी का रोल काफी बढ़ जाता है, वैसे वेलफेयर स्टेट होने पे भी बढ़ जाता है। 43 Does capability indicate a relationship between input and output of a democratic political system? Democratic political system में जो responsive capability है, responsive capability वो शो करता है कि जो इनपुट के रूप में जो डिमांड जनता के आते हैं वो कितनी इफिशिएंटली ये प्रोसेस कर पाता है पॉलिटिकल सिस्टम और आउटपुट दे पाता है इन फॉर्म ऑफ पब्लिक पॉलिसी। रिस्पॉन्सिव कैपेबिलिटी पढ़ लीजिए। 44 जो है गैंग प्लैंक का आइडिया किसने दिया है? ये आइडिया जो है डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन में हेनरी फयोल ने दिया था, ये कहते हुए कि नॉर्मल चैनल जो है ये डिपार्टमेंट ए है, ये डिपार्टमेंट बी है, तो यहाँ पे ऐसी हायरार्की है, ये टॉप बॉस है, फिर यहाँ एक हायरार्की ऐसी है। तो यदि कम्युनिकेशन करना है इस अधिकारी को अपने पैरेलल से दूसरे डिपार्टमेंट में, तो इसको ऐसे जाना चाहिए। लेकिन ये टेम्पोरली इस हायरार्की को ब्रेक कर सकता है, उसको उन्होंने गैंग प्लैंक कहा था, लेवल जंपिंग। ABCD कॉन्फ्रेंस मेथड इज रिलेटेड टू, ये कई जगह यूज होता है, ट्रेनिंग में ABCD यूज होती है,
रिक्रूटमेंट में यूज होती है, दोनों में तो मैं क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं, मैं आई एम गोइंग विथ रिक्रूटमेंट। और इसके बारे में पढ़ लीजिए, ऑड क्वेश्चन A B C D, ऑलवेज फिल्टरिंग, पहले जो टॉप में आया प्रायोरिटी A B C D। आइडेंटिफाई द करेक्टली मैच्ड पेयर, तो इसमें यदि आप देखें तो पहला ही आपको मिल जाता है, आगे आपको देखना भी नहीं है। लुसियन पाई इज द थिंकर हु एसोसिएट पॉलिटिकल कल्चर को पॉलिटिकल डेवलपमेंट से ये एसोसिएट करते हैं लुसियन पाई। हटिंगटन को यदि आप देखें तो पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन पॉलिटिकल कल्चर इन जापान इससे नहीं है, शायद ये पढ़ लीजिएगा किसने किया था, लुसियन पाई ने किया होगा। रॉबर्ट ई वॉर्ड पॉलिटिकल डेवलपमेंट पॉलिटिकल डीके, ये हटिंगटन से रिलेटेड है। और डेविड एप्टर ने लिखा है मॉडर्नाइजेशन, उन्होंने लिखा है पॉलिटिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन, नॉट मॉडर्नाइजेशन दैन ग्रोथ। ये सब किसने लिखा है, ये थोड़ी टास्क आपके लिए है, देख लीजिएगा नेट पे, लेकिन ये सही है। यहाँ पे आइए तो ये बहुत ही अजीब क्वेश्चन है। सिलेक्ट जो है मैंने आपको पढ़ाया है, मेरे आप इकोलॉजिकल अप्रोच टू रिग्स का देखेंगे तो उसमें सिलेक्ट जो है 2 वर्ड से मिलकर उन्होंने बनाया था, एक क्लब है और एक सेक्ट है। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव सब सिस्टम को सिलेक्ट जैसा कहा था। यहाँ पे जो डेवलपिंग कंट्री में जो एडमिनिस्ट्रेटिव सब सिस्टम है, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, वो कई जगह एक सेलेक्टिव क्लब जैसे फीचर दिखता है, जहाँ पे कि वो एक्सक्लूसिव है, बाहर के लोगों को एंट्री नहीं देते हैं। आप यहाँ देखेंगे तो आईएएस या ब्यूरोक्रेसी आपको एक क्लब जैसा दिखेगी, जिसके अपने नॉर्म है, सेट पैटर्न ऑफ बिहेवियर। और सेक्ट जैसा भी दिखता है। सेक्ट मतलब कि आप किसी पर्टिकुलर सेक्ट को फॉलो करते हैं, उसके मेंबर बनते हैं, जिसका अपना जो है रिलीजियस नॉर्म, बिलीफ एंड वैल्यू सिस्टम होता है। तो क्लब और सेक्ट जैसा जो है सिलेक्ट उन्होंने कहा था। लेकिन यहाँ यदि आप देखेंगे हेरिडिटरी लीडर ऑफ कास्ट ग्रुप, तो ये नहीं है। इलेक्टेड लीडर ऑफ मिडिल क्लास शायद हो सकता है, लेकिन ये फिट नहीं बैठता है। पॉलिटिकल लीडर हु कुड विन इलेक्शन नहीं। इलीट ग्रुप हुआ ट्रेडिशनल क्लाउड, तो मेनली इसी के साथ जाएंगे। लेकिन ये इट्स अ वेरी वेग वे ऑफ टेलिंग कि इलेक्टेड लीडर्स ऑफ मिडिल क्लास इज सिलेक्ट एज पर रिग्स, में भी कहीं से उन्होंने लिया है कॉपी पेस्ट। 48, the model of international politics which does not give importance to role of state as an actor। इन सब में यदि आप देखेंगे रियलिस्ट, प्लूरलिस्ट, नियो रियलिस्ट, डिपेंडेंसी, तो प्लूरलिस्ट मॉडल जो है वो स्टेट को वन कम्युनिटी अमॉन्ग मेनी कम्युनिटी मानते हैं, वो कोई खास तवज्जो नहीं देते हैं। प्लूरलिस्ट मॉडल रॉबर्ट डहल, आरएम मैक्लीवर जैसे या लास्की जैसे। Who among the following is considered as the father of politics administration dichotomy? We all know कि वुड्रो विल्सन जो कि father of public administration भी हैं, with his article study of administration in 1887, उन्होंने ही ये डायकोटमी खड़ी कर दी। पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डायकोटमी का मतलब कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पॉलिटिक्स के एरिया में नहीं आना चाहिए। पॉलिसी मेकिंग इज ए पॉलिटिकल इंडेवर या एक्टिविटी, और उसमें अपनी नाक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर ना घुसेड़े। जब पब्लिक पॉलिसी बन जाए, जो कि इलेक्टेड लीडर का काम है बनाना पॉलिटिकल वैल्यूज के बेसिस पे, तो फिर उसको एक टेक्नोक्रेटिक, प्रोफेशनल, इफिशिएंट मैनर में, प्रोफेशनल मैनर में इंप्लीमेंट करना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का काम होना चाहिए, वुड्रो विल्सन। बाद में फ्रैंक गुडनॉ ने भी इसी बात को आगे बढ़ाया अपनी 1900 की बुक पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन में। 50 नंबर है ऑथर ऑफ स्वॉर्ड्स इनटू प्लॉसेयर। अब ये इन्होंने क्या पूछा है, क्योंकि ये नेट पे मैंने पढ़ा तो ये मिलते हैं, रॉन पॉल की बुक है 2015 की, स्वॉर्ड्स इनटू प्लॉसेयर। इसमें तो कोई है भी नहीं, और आप रिसर्च कर लीजिए, और इस तरह के क्वेश्चन को क्या रिसर्च करना और क्या देखना छोड़ दीजिए। 51 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ काप्लान इज डिम्ड एज कोल्ड वॉर मॉडल। आपको पता है कि इन्होंने जो है बाइपोलरिटी या जो वर्ल्ड के जो सिस्टम हैं उनको एनालाइज किया था कई तरीके से, लूज बाइपोलरिटी, टाइट बाइपोलरिटी, लाइक दैट। तो कोल्ड वॉर मॉडल जो है ये टाइट बाइपोलर सिस्टम था। आपको पता है कि वर्ल्ड एकदम टाइटली जो है दो ग्रुप, जो दो पोल में, एक लिबरल कैपिटलिस्ट और एक कम्युनिस्ट सोशलिस्ट में बढ़ चुका था, टाइट बाइपोलरिटी। 52, which of the following type of political culture is marked by absence of a sense of citizenship। यहाँ पे आप कंफ्यूज कर सकते हैं कि सब्जेक्ट या पैरोकियल, लेकिन ये पैरोकियल इसका ज्यादा सही आंसर है। पैरोकियल का मतलब ये है, जो मैंने यहाँ लिखा भी है, जहाँ पे कि आपको ठीक से पता ही नहीं होता सिटीजन को कि पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, कौन रूल कर रहा है, क्या सिस्टम है। वो अपनी ही लोकल जो है चीजों में मतलब खोए रहते हैं। यदि आप मुगल काल में यदि कि बंगाल या बिहार के गांव में जाएं, वहां पूछे कि कौन शासन करता है, कौन राजा है, क्या सिस्टम है, तो उस समय का पैरोकियल टाइप ऑफ, इवन अंग्रेजों के काल में। सो पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर में सब्जेक्ट जैसा आप बिहेव करते हैं, ना कि सिटीजन की तरह। सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर नेम है, लेकिन यहाँ पे जो सिटीजन होते हैं बहुत अच्छी तरह अवेयर होते हैं अपने पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में, लेकिन वो इंटरफेयर डे टू डे में नहीं करते हैं। दे हैव फेथ ऑन देयर इलेक्टेड लीडर्स।
53. Who among the following mentioned the 3 stages involved in decision making, that is intelligence, design and choice? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, इंटेलिजेंस, डिजाइन एंड चॉइस, रैशनल चॉइस, डिसीजन मेकिंग थ्योरी ऑफ हर्बर्ट साइमन। इंटेलिजेंस जो है वो स्टेज है जहां पे कि आप ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम को जो है अपने वैल्यू, अपनी बुद्धि से आइडेंटिफाई करते हैं। डिजाइन वो फेज है जहां पे कि अल्टरनेटिव सॉल्यूशन को आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं या उसको टेस्ट करते हैं कि कौन अल्टरनेटिव सही है इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए। और चॉइस इज द स्टेट जहां एक बेस्ट अल्टरनेटिव को आप चुन लेते हैं। इंटेलिजेंस, डिजाइन एंड चॉइस। 54. द यूएन सेक्रेटरी जनरल हु वाज एन एक्सपोनेंट ऑफ प्रिवेंटिव डिप्लोमेसी। तो प्रिवेंटिव डिप्लोमेसी के जो एक्सपोनेंट रहे हैं, जो बहुत फेमस रहे हैं, सेकेंड सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन दैग हैमरस्कोल्ड, जिनकी वन लाइनर बहुत फेमस है। ट्रैगवे ली नॉर्वे के वाज द फर्स्ट यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल, ये याद रखिएगा। 55. हु डब्ड इंडिया एज रनिंग डॉग ऑफ ब्रिटिश इंपेरियलिज्म। इस तरह के द क्रिटिक वे में इंडिया को एक तरह से आप क्रिटिसाइज करना उसके फॉरेन पॉलिसी को, तो आप गेस कर सकते हैं कि किसने कहा होगा। नसीर कभी नहीं कर सकते, नेहरू जी के दोस्त थे। स्टालिन जो है वो इस तरह की बात, क्योंकि स्टालिन आपको पता है कि इंडिया का आज़ाद होने से पहले ही जो है सीन से गायब हो चुके थे। तो माओ त्से तुंग जो है, जो इंडिया के साथ ही वो, जैसे इंडिया 1947 में आज़ाद होता है वैसे ही कम्युनिस्ट नेशन के रूप में वो लेके आते हैं चाइना को 1949 में। ही वॉज वेरी क्रिटिकल, ये कहते हुए कि नेहरू जी की जो पॉलिसी है वो पिछलग्गू है वेस्टर्न पॉलिसी की। माओ त्से तुंग, माओ जेदांग। 56. हु हैज गिवन स्लीपिंग डॉग थ्योरी ऑफ डेमोक्रेटिक कल्चर। ये कई बार मैंने बताया भी है। जो बुक थी सिविक कल्चर 1963 में, उसमें गैब्रियल अल्मंड, सिडनी बर्वा जो है स्लीपिंग डॉग एनालॉजी देते हैं। उनका कहना है कि जो सिटीजन होते हैं वो कई पॉलिटिकल कल्चर में वो सब कुछ समझते हुए भी जो है आंख मूंदे रहते हैं, वो अपनी राजकाज चलाने देते हैं पॉलिटिकल लीडर को। वो स्लीपिंग डॉग जैसे होते हैं, लेकिन जब तक कि उनको बहुत ज्यादा तकलीफ ना हो तभी वो जो है वो रोड पे आते हैं। स्लीपिंग डॉग थ्योरी, और ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है कि वो थोड़ी सब्जेक्ट टाइप ऑफ पॉलिटिकल कल्चर को मेंटेन करते हैं, डिस्पाइट दे नो एवरीथिंग। द टर्म मार्बल केक फेडरलिज्म। मार्बल केक मतलब कि जो केक है उसके जो लेयर्ड हैं वो गर्ड मड हैं, मतलब मिल के काम करते हैं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। इसके अगेंस्ट में जो है लेयर केक फेडरलिज्म, मतलब कि एक लेयर फिर दूसरा लेयर तीसरा एकदम डिस्टिंग्विश हो, तो उसको क्लासिकल फेडरलिज्म कहते हैं, जहाँ की एक जो फेडरेटिंग यूनिट और फेडरल यूनिट में कोई खास तारतम्य नहीं है। तो ये सब अमेरिकन जो फेडरलिज्म है उससे निकला हुआ है कि कुछ फेजेज में वो कोऑपरेटिव दिखता है, कुछ फेजेज में क्लासिकल, कुछ फेजेज में कम्पिटिटिव। तो मार्बल केक फेडरलिज्म जो है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को डिनोट करता है। 58 में आप देखें तो ये मैं भी हमेशा पूछता रहता हूं कि जो 243 के जो पंचायती राज सिस्टम जो कॉन्स्टिट्यूशन में 9 पार्ट में 9A में जो इंसर्ट की गई है उसके डिफरेंट आर्टिकल किससे क्या रिलेटेड है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, उसको थोड़ा बहुत याद कर लीजिए। इसमें सब कुछ सही है, केवल एक गलत यहाँ पे है, क्योंकि ड्यूरेशन ऑफ पंचायत के नहीं है, मुझे लगता है इलेक्शन पंचायत का शायद के है, देख लीजिएगा। तो यहाँ पे ड्यूरेशन का ई है, ड्यूरेशन ऑफ पंचायत। तो ये तो याद करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत आपको ब्राउज याद करना भी नहीं तो ब्राउज करना। चूंकि यहाँ पे 243 जेडी में कमिटी फॉर मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग है, तो मैंने हमेशा कहा स्टूडेंट को कि इसको भी याद कर ले, 243 जेडी कमिटी फॉर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग, जो कि एक डिस्ट्रिक्ट में गांव और शहर दोनों के जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसके बीच में एक तरह से मिल के सिंथेटिक या इंटीग्रेटेड वे में प्लानिंग की बात करते हैं। 59 देखिए, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो 5 थीम है उसमें 4 हैं, रिलीवेंस, वैल्यू, इक्विटी, चेंज, और 5वां जो छूट गया है क्लाइंट फोकस। तो ये तो हमेशा बच्चे याद करते हैं, आप लोग भी, इसलिए मैं इसको आगे बढ़ रहा हूँ तेजी से। 60 देखिए, द फ्रेज डेवलपमेंटल ब्यूरोक्रेसी वाज कॉइन्ड बाय। ये सब बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन ये क्वेश्चन जो कि रिपीट है, कहीं पे पूछा गया है, तो ला पोलम्बरा आप इसका सही आंसर कह सकते हैं, अधिक जगह पे है। वैसे यूएल गोस्वामी यहाँ पे हैं, जिन्होंने की डेवलपमेंटल ब्यूरोक्रेसी तो नहीं, लेकिन आप कह सकते हैं डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जो वर्ड है, जो वेडनर और गोस्वामी के साथ जुड़ी हुई, वो तो बहुत कंफ्यूजिंग है, दोनों बहुत लगभग एक है, यहाँ पे ला पोलम्बरा और कहीं पे गोस्वामी और वेडनर, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। हु इक्वेटेड नेशनलिज्म विथ थॉटलेस इमोशनलिज्म। अगेन इस तरह की जो थॉट प्रोवोकिंग बात कहने वाले इंडियन थिंकर में आप गेस कर सकते हैं कि या तो लोहिया होंगे एम एन रॉय, ये भी एम एन रॉय ने ही कहा है।
62 देखिए, ब्यूरोक्रेसी एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन इन द स्टेट एक्सप्लॉयट द अफेयर ऑफ द कम्युनिटी इन सच ए मैनर एज टू प्रमोट एंड सस्टेन इट्स प्राइवेट एंड। ये अब देखिए सेटर कितनी गलती करता है। ये एक व्यू है, ये मार्क्सिस्ट व्यू है ब्यूरोक्रेसी का। यदि आप इसको यूनिवर्सल ट्रूथ तो नहीं कह सकते ना, लेकिन चलिए यदि आप सेटर के व्यू से देखिए तो ट्रू है। It is the bureaucracy which determine the fate of a political system in a given society। ये भी ट्रू है मार्क्सिस्ट व्यू से या इन जनरल, क्योंकि पॉलिटिकल सिस्टम की जो प्रोसेस है वो क्या आउटपुट दे सकता है, ये सब ब्यूरोक्रेसी पे ही तो डिपेंड करती है कितना इफिशिएंट है। तो चलिए ठीक है, और ये इसको एक्सप्लेन तो बिल्कुल नहीं करता मेरे हिसाब से, तो दोनों ट्रू है लेकिन एक्सप्लेन नहीं करता। 63 देखिए, द फर्स्ट चेयर ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स वाज फाउंडेड इन 1919। ये बहुत घिसा पिटा क्वेश्चन अब हो गया है। 1919 में यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स में एक यूनिवर्सिटी खुलती है एबर्सवाइथ में, वहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशन फैकल्टी की स्थापना की जाती है और वहीं से आईआर की स्टडी की शुरुआत मानी जाती है। उसके फर्स्ट चेयर जो प्रोफेसर बनते हैं उस विभाग के हेड वो थे अल्फ्रेड जिमर, जो एक आइडियलिस्ट या मोरल आइडियलिस्ट या लिबरल पॉलिटिकल थिंकर थे इंटरनेशनल रिलेशन में। तो सबको याद कर लीजिए। ईएच कार भी उसके जो है चेयर रहे थे, शायद फोर्थ चेयर। 64 देखिए, साइबरनेटिक। साइबरनेटिक इज द साइंस ऑफ कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल, जिसके थ्रू हम पॉलिटिकल सिस्टम को भी समझ सकते हैं। इसको पॉलिटिक्स में एनालाइज किया फर्स्ट टाइम कार्ल ड्यूस ने। उन्होंने एक बुक लिखी द नर्व्स ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें उन्होंने अपने कम्युनिकेशन थ्योरी को एक्सप्लेन किया। Government sense and political sense, government sense and political sense are major attribute of good administrative leadership। किसने कहा? पॉल एच एप्पलबाई ने। इसका मायने क्या होता है समझिए। गवर्नमेंट सेंस, जैसे अभी आपको मैं एग्जांपल बताता हूँ कि एक है कि अभी पे कमीशन जो है, नए पे कमीशन लागू करने का गवर्नमेंट ने डिसाइड किया। अब इसमें यदि मोदी जी का आप लीजिए तो एक ये गवर्नमेंट सेंस भी है कि यदि हम पे कमीशन लाएंगे तो फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगी, गवर्नमेंट पे बोझ बढ़ेगा, और उसको कैसे हम लाएंगे, कहाँ से पैसे लाएंगे, ये एक सोच होती है। ये गवर्नमेंट सोच सेंस है। मतलब कि गवर्नमेंट चलाने के लिए आपको एक पूरा सोच चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है, गवर्नेंस सोच कह लीजिए। और एक दूसरा है पॉलिटिकल सेंस। ये भी है कि यदि हम 8वीं पे कमीशन टाइम से नहीं लाते हैं तो ब्यूरोक्रेसी में रोष होगा, उससे जो है पॉलिटिकल सिस्टम की आउटपुट अफेक्टेड होगी, हमें राजकाज चलाने में दिक्कत होगी, उनको सेटिस्फाई भी करना पड़ेगा। तो ये जो है पॉलिटिकल सेंस है। मतलब दूसरी पॉलिटिकल पार्टी इसको लपक लेगी, इलेक्शन में दूसरी पार्टी कहेगी कि बीजेपी तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए कुछ सोचती नहीं है, तो हम लेकर के आएंगे, तो ये पॉलिटिकल इशू बनेगा। तो हर जगह देखिए जो ब्यूरोक्रेट होते हैं, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, चाहे प्राइम मिनिस्टर भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर है, उनको दोनों सेंस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, गवर्नमेंट सेंस एंड पॉलिटिकल सेंस। 66. One of the significant contribution of Marxism in the 20th century is the conception of intellectual developed by Gramsci। ग्रामस्ची ने जो है दो तरह के इंटेलेक्चुअल की बात की, ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल वर्सेस ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल। ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल जो है वो क्लास को बिलोंग करते हैं, जो एक पर्टिकुलर क्लास से निकल के आते हैं, और उस क्लास की जो आइडियोलॉजी, नैरेटिव या जो थॉट होती है उसको वो जो है मेन स्ट्रीमिंग करने की कोशिश करते हैं। वैसे तो ये ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल जो हैं वो एलीट क्लास से भी आ सकते हैं, मतलब कैपिटलिस्ट क्लास से और वर्किंग क्लास से, लेकिन ग्रामस्ची ने इसे ज़्यादा जो है वर्किंग क्लास से जोड़ा है, जो काउंटर हेजेमनी इस्टेब्लिश करते हैं। आप ऐसे में ला सकते हैं उन ऑथर को, जैसे इंडिया में जो दलित के लिए बुक लिखते हैं, जो दलित पॉलिटिक्स करते हैं, जो दलित की आइडियोलॉजी को, जैसे अंबेडकर जी को आप कह सकते हैं ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स। इसके अलावा जो ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल हैं वो अपने को किसी क्लास से जो है इंडिपेंडेंट मानते हैं, और वो सोचते हैं कि वो तो इंटेलेक्चुअल पर से इंटेलेक्चुअल है। लेकिन ग्रामस्ची कहते हैं कि वो जाने अनजाने में जो एग्जिस्टिंग पावर स्ट्रक्चर और हेजेमनी है उसको वो एक तरह से बल देते हुए दिखते हैं। सो ग्रामस्ची, इसको और पढ़ लीजिएगा, ऑर्गेनिक वर्सेस ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल। 67 देखिए, द आर्टिकल ऑफ द कोवेनेंट ऑफ लीग ऑफ नेशन। अगेन लीग ऑफ नेशन से पूछते हैं कि कौन सा आर्टिकल में जो है प्रोविजन था रिलेटेड टू कलेक्टिव सिक्योरिटी। अब ये तो चलिए ठीक है, इसका आंसर ये है, मैंने भी देख के आपको बताया, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है ये जानना कि लीग ऑफ नेशन जो खत्म हो गया, जिसका नया अवतार यूनाइटेड नेशन है, लीग ऑफ नेशन, यूनाइटेड नेशन, दोनों जो है कलेक्टिव सिक्योरिटी के आइडियोलॉजी पे बेस्ड है या था। और कलेक्टिव सिक्योरिटी का जो आइडियोलॉजी है वो लिबरल आइडियोलॉजी है, ध्यान रखिएगा, वो रियलिस्ट आइडियोलॉजी नहीं है, आप कंफ्यूज मत कीजिएगा। द ऑफिस ऑफ पार्लियामेंट्री कमिश्नर एग्जिस्ट इन,
ये सही आंसर यूके है। वहां पे एक एक्ट भी है, पार्लियामेंट्री कमिश्नर एक तरह का ओम्बड्समैन जैसा है, जो कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो जितनी शिकायतें होती है उसको सुनता है। पता नहीं क्यों पूछा इन्होंने। द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन द एसआर बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 में आई थी लैंडमार्क जजमेंट, जिसके बाद आर्टिकल 356 का यूज बहुत कम हो गया। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया, एसआर बोम्मई उस समय कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर थे, उनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने बर्खास्त किया, तो उन्होंने ये कह दिया कि इसका जो मिसयूज हो रहा है उस पर अब कोर्ट चुप नहीं बैठेगी और वो जुडिशियल रिव्यू के दायरे में आएगा। उन्होंने बहुत सारी ऐसी रूल उसमें लगा दी, पॉलिसी जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट से, कि अब डिफिकल्ट हो गया आर्टिकल 356 का मिसयूज करना सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। 70 देखिए, द पॉलिटिकल थिंकर हु रिप्रेजेंट द इंस्टीट्यूशनल अप्रोच टू कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। इसका सभी आंसर सही है। इसमें डाइसी दिखते हैं जो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच के हैं, ईस्टर्न डहल तो कम, लेकिन एलमंड एंड कोलमन तो बहुत बड़े हैं, और डुवर्जर सार्टोरी आपको पता है उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी पर लिखा है। आई डोंट नो क्या कहना चाहते हैं, चलिए मैं चला जाता हूँ एलमंड कोलमन के तरफ, लेकिन ये भी उतना ही सही है। तो ये सब बहुत ही वेग क्वेश्चन है। एलमंड एंड कोलमन ने मिलकर जो बुक लिखा है द पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरिया, वो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच पे बेस्ड है, लेकिन उतना ही डुवर्जर एंड सार्टोरी की बुक्स भी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्यूटीज इज परफॉर्म बाय कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अब ये क्वेश्चन आई डोंट नो, इन्होंने जो पूछा बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन चलिए, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल का जो मेन जो ड्यूटी है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया आर्टिकल 148 से लेके आगे 151 तक, वो ये है कि जो अकाउंट है यूनियन एंड स्टेट, उसका लेखा जोखा पूरा रखता है कि जो खर्च जो है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो हो रहे सही हो रहे, तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही खर्च का वो हिसाब किताब रखता। 72 नंबर क्वेश्चन देखे, द फाउंडेशन फॉर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इन इंडिया वाज लेड बाय द। ये बहुत फेमस क्वेश्चन अब बन चुका है कि पहली बार जो इंडियन पीपल को गवर्नमेंट या गवर्नेंस में जो रिप्रेजेंटेशन मिलता है एक लेजिस्लेटिव प्रोसेस से कह लीजिए, वो मिली थी इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में, जहां पे कि क्या हुआ था कि जो गवर्नमेंट जिसको आप कह सकते हैं, जिसमें कि गवर्नर की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है, उसमें कुछ रिप्रेजेंटेटिव जो हैं हो सकते थे लोकल बॉडीज के, लाइक यूनिवर्सिटी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, लोकल गवर्नमेंट, इन सब के। तो वो नॉमिनेटेड थे, नॉमिनेट किया जाते थे काउंसिल में, लेकिन उनको चुनने का अधिकार जो है लोकल यूनिवर्सिटी को दे दिया, चैम्बर ऑफ कॉमर्स दे दिया, लाइक दिस। इसमें कोई फ्रेंचाइज डायरेक्ट नहीं था, लोग पीपल डायरेक्ट नहीं चुनते थे, लेकिन जो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने वन मेंबर को नॉमिनेट करा सकते थे गवर्नर के काउंसिल में। तो ये एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की शुरुआत होती है। बाद में जो है 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म से सीधा जो है पीपल को वोटिंग राइट भी दे दिया गया कि आप चुन सकते हो अपने रिप्रेजेंटेटिव को जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाएंगे। और बाद में 1919 में जो मॉन्टेग चेसमफोर्ड रिफॉर्म हुआ, उसमें उन चुने हुए मंत्रियों को कुछ विभाग भी दिए जाने लगे, जिसको डायरची कहा गया। 73 विच वन ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी इज नोन एज द वॉइस फ्रॉम पेरीफेरी। तो आपको पता है कि कोर एंड पेरीफेरी का जो कॉन्सेप्ट है वो डिपेंडेंसी थ्योरी में है, तो उसको कह सकते हैं पेरीफेरी मतलब वो अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज को हम थर्ड वर्ल्ड कहते हैं। कोर मतलब सुपर कैपिटलिस्ट पावरफुल कंट्री ऑफ वेस्टर्न यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। 74 द नंबर ऑफ नॉन परमानेंट मेंबर सेक्रेटरी काउंसिल की जो बढ़ाया गया, जो 6 से 10 किया गया, जिससे कि टोटल जो नॉन परमानेंट मेंबर बढ़ के 11 से 15 हो गए, ये 1965 में किया गया। ये बहुत ही घिसा पिटा अब ये डेट है, सभी लोग याद रखते हैं। 75 है पुष्पिन इज एज गुड एज पोएट्री। चूंकि हम लोग पुष्पिन जानते ही नहीं है, यदि यहाँ पे लिखा होता कुछ मान लीजिए मुर्गा लड़ाई, तो आप समझ जाते। मतलब कहने का मतलब यह है कि यहाँ बेंथम जो है यूटिलिटेरियनिज्म की बात करते हैं। पुष्पिन एक ऐसी गेम, ऐसे ताश टाइप का जो हर कोई इंग्लैंड में खेलता रहता होगा उस टाइम में, और पोएट्री जो है बहुत ही इंटेलेक्चुअल परस्यूट है लाइक दैट। तो उनका ये कहना था कि क्वालिटी से हमें कोई मतलब नहीं है, चाहे आप पोएट्री करके आपको हैप्पीनेस मिले, चाहे पुष्पिन खेल के, दोनों हैप्पीनेस का यदि क्वांटिटी बराबर है तो हमारे लिए बराबर है यूटिलिटी में, जिसको बाद में जेएस मिल ने काट दिया। उन्होंने कहा कि नो, प्लेजर जो है हायर एंड लोअर, आप जो है पुष्पिन से जो आपको हैप्पीनेस होती है, इट इज लोअर हैप्पीनेस देन द पोएट्री से जो हैप्पीनेस होती है। तो बेंथम जो है इसको कहते हैं पुष्पिन इज एज गुड एज पोएट्री, किसी भी तरीके से आपको हैप्पीनेस मिले। 76 द प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक गुड वाज बोरोड बाय रूसो फ्रॉम। अब ये क्वेश्चन में आप देखिए कॉमन सेंसिकल केवल डेट का बन जाता है कि जेएस मिल जो है रूसो के बाद आते हैं, टीएच ग्रीन बाद में आते हैं, बेंथम बाद में आते हैं, तो एक ही से वो इंस्पायर हो सकते हैं जो उससे पहले आएंगे। तो लॉक आप बिना सोचे समझे भी, और सही आंसर भी यही है। एजर्सन आर्टिकल 1
77 में पढ़ रहा हूँ। आर्टिकल 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब इंडिया एज यूनियन ऑफ स्टेट्स रादर देन फेडरल स्टेट। बिल्कुल सही है, यूनियन ऑफ स्टेट आर्टिकल 1 कहता है। रीजन है इंडियन फेडरेशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बाय यूनिट्स एंड द कंपोनेंट यूनिट्स हैव नो फ्रीडम टू सिसेड फ्रॉम इट। बिल्कुल सही है, बिल्कुल, और ये इसको एक्सप्लेन भी करता है, तो आई विल गो विथ ए एंड आर ट्रू एंड आर एक्सप्लेन्स ए। पुष्पिन के बारे में जान लीजिए। 78 span of attention has been described by span of attention और span of control। चलिए कोई बात नहीं, मैं जाऊंगा वीए ग्रैकुनास के साथ ही। बेसिकली इसको स्पैन ऑफ कंट्रोल भी कह सकते हैं कि इसमें बेसिकली ये है कि एक जो सुपीरियर है, एक जो बॉस है, वो एक ही टाइम में कितने सबऑर्डिनेट को डायरेक्टली जो है कंट्रोल कर सकता है, और स्पैन ऑफ कंट्रोल, स्पैन ऑफ अटेंशन इसका कितने में डिवाइडेड हो सकता है। स्पैन ऑफ अटेंशन जो है इसका एक फंक्शन होता है। यदि 4 सबऑर्डिनेट आपको हैं तो आपका स्पैन ऑफ अटेंशन 120 तक हो सकता है, क्योंकि सबऑर्डिनेट भी आपस में इंटरेक्ट करते हैं। तो ये फॉर्मूला भी इन्होंने दिया था वीए ग्रैकुनाज ने, याद कर लीजिए। इससे उल्टा एक जो स्पैन ऑफ कंट्रोल से जो उल्टा एक जो कॉन्सेप्ट है वो है यूनिटी ऑफ कमांड का, कि एक सबऑर्डिनेट जो है उसका दुनिया में केवल एक ही बॉस होना चाहिए, वन सबऑर्डिनेट वन बॉस, यूनिटी ऑफ कमांड। द कॉन्सेप्ट ऑफ सप्त क्रांति इज एसोसिएटेड विद, वी ऑल नो कि सप्त क्रांति जो है राम मनोहर लोहिया की थीसिस थी, जिसमें उन्होंने 7 रिवॉल्यूशन की बात की थी अगेंस्ट जेंडर इनइक्वलिटी, अगेंस्ट कास्ट इनइक्वलिटी, अगेंस्ट क्लास इनइक्वलिटी, रेशियल इनइक्वलिटी, इनइक्वलिटी अमंग नेशन, थ्रेट टू इंडिविजुअल प्राइवेसी एंड सिविल डिसोबीडियंस अगेंस्ट इनजस्टिस। 80 नंबर क्वेश्चन, हु कॉल्ड ऑक्सिलरी सर्विस एज हाउसकीपिंग। इसमें जो है नेट पे अलग अलग है, लेकिन सबसे ज्यादा जो है वो विलक बाय का है, जिन्होंने सेकंड बुक लिखा था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एज ए थ्योरी। हाउसकीपिंग जॉब जो होती है, जैसे आप देख सकते हैं, जैसे रेलवे स्टेशन पे कोई फूल पौधा गमला, कैटरिंग, सफाई, ये सब जो मेंटेन करते हैं उसको हाउसकीपिंग कहते हैं। जो कॉमन सर्विस होती है हर एजेंसी को एक एजेंसी देती है, और वो मेन ऑपरेशनल लाइन वाली जॉब नहीं होती है। द कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन सेटिस्फेक्शन इक्विलिब्रियम किसने दिया? ये मैंने जब चेस्टर बर्नार्ड की जो मैंने वीडियो बनाई उसमें काफ़ी डिटेल में बताया। एक तराजू के आप पलड़े पे देख सकते हो कि इसमें एक तरफ एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, दूसरी तरफ एम्प्लॉय को जो मिलता है सेटिस्फैक्शन इन टर्म्स ऑफ पे एंड नॉन पे बेनिफिट। यदि तराजू में कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय का ज़्यादा हो जाए तो एम्प्लॉय जो है वो डिससेटिस्फाई होगा, छोड़ के चला जाएगा। यदि एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन कम है इन कंपैरिजन टू जो उसको ऑर्गेनाइजेशन सेटिस्फैक्शन मिलता है, तो ऑर्गेनाइजेशन उसको फायर कर सकता है। तो ये दोनों में बैलेंस रहना जरूरी है। 82 ऑथर ऑफ फ्रॉम सोशियोलॉजी टू पॉलिटिक्स टू पॉलिटिकल सोशियोलॉजी किसने लिखा है? ये सार्टोरी की एक एस्से है, ना कि बुक, 1969 में। ही वॉज ए फेमस सोशियोलॉजिस्ट। फ्रॉम सोशियोलॉजी टू पॉलिटिक्स टू पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, इसको आप नेट पे पढ़ सकते हैं, फ्रीली अवेलेबल। 83 द फर्स्ट राइटर इन द वेस्टर्न वर्ल्ड हु शार्पली सेपरेटेड पॉलिटिक्स फ्रॉम इथिक्स। इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है? मैकियावेली, वी ऑल नो। द प्रिंस। द कंट्री वेयर लोकल गवर्नमेंट एंजॉयज लीस्ट ऑटोनॉमी इज फ्रांस। फ्रांस जो है कि यूनिटरी गवर्नमेंट है जस्ट लाइक यूके, लेकिन यूके में जो है लोकल गवर्नमेंट को थोड़ी बहुत तो है, काफ़ी ज़्यादा लिवरेज है, ऑटोनॉमी है। फ्रांस में सबसे कम। इंडिया में तो लोकल गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, और यूएस में भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग। 85 हु कैरेक्टराइज पीजेंट एज सैक ऑफ पोटैटो एंड एपिटॉम ऑफ बैकवर्डनेस। तो पीजेंट से जो है प्रोलेटेरिएट मूवमेंट नहीं हो सकती, मार्क्सिस्ट मूवमेंट नहीं हो सकती, ऐसा कहने वाले बहुत लोग हैं। स्टालिन, लेनिन सभी, इवन मार्क्स भी, लेकिन स्टालिन सही आंसर है। इसमें ज़्यादा जगह यही आपको मिलेगी नेट पे। 86 द क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ फाइनेंस कमीशन कौन तय करता है? यदि आप आर्टिकल 282 पढ़ो तो उसमें लिखा रहेगा पार्लियामेंट बाय लॉ मे डिटरमिन द क्वालिफिकेशन विच शैल बी रिक्विजिट फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर्स ऑफ कमीशन, फाइनेंस कमीशन। तो ये इसका सही आंसर है, एज प्रिस्क्राइब बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। 280 कहता है कि फाइनेंस कमीशन में एक चेयरपर्सन और 4 मेंबर होंगे, ये भी याद कर लीजिए। और ये भी कि अभी 16th फाइनेंस कमीशन की गठन अभी जस्ट कुछ दिन पहले ही हुई है, कुछ महीने पहले, और उसमें पानी ग्रेहा जी जो है वो हैं चेयरमैन फाइनेंस कमीशन। मेंबर कौन है ये भी आप जान सकते हैं नेट पे, यदि नियुक्त हो गए हो तो।
87 है, who defined behavioralism as a protest movement within political science associated with number of political scientists mainly American। ये नेट पे आप पढ़ोगे तो आधी जगह आपको डेविड एप्टर मिलेंगे, आधी जगह रॉबर्ट डहल। तो चलिए मैं रॉबर्ट डहल के साथ जाता हूं जो कि ज़्यादा जगह मिलती है, लेकिन फिर भी ये कंफ्यूजिंग है। यहाँ डेविड ट्रूमैन देखते हैं, जो आप दिखते हैं, जो कि अपने इंटरेस्ट ग्रुप या प्लूरिस्ट थ्योरी के लिए जाने जाते हैं। इनकी जो बुक है गवर्नमेंटल प्रोसेस, उसको जरूर याद कीजिए। ग्राहम वालाज अपने 1901 साइकोलॉजिकल बुक ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स के लिए जाने जाते हैं, और डेविड एप्टर जाने जाते हैं, डेविड एप्टर जो कि मॉडर्नाइजेशन थ्योरी के थिंकर हैं, वो अपने जाने जाते हैं पॉलिटिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन नाम की बुक के लिए। 88 चार्ल्स मैकलेलैंड की कॉन्सेप्ट जो है सिस्टम का कहाँ से आता है। कोई भी जो सिस्टम अप्रोच आता है वो जनरल सिस्टम थ्योरी जो बायोलॉजी से आती है उससे प्रेरित है। जैसे बायोलॉजी में ह्यूमन सिस्टम एक है, उस टाइप से सिस्टम एक कॉम्प्लेक्स इंटरकनेक्टेड पार्ट जो मिलके होल बनाता है। 89 मार्क्स बिलीव्ड किस चीज में, इन द इनएविटेबल डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटलिस्ट सोसाइटी। यस, उनका कहना था कि अल्टीमेटली देयर कैपिटलिस्ट सोसाइटी जो है इट विल गिव वे टू कम्युनिस्ट सोसाइटी। तो ना कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी परमानेंट है, रिफॉर्म किया सकता है या स्ट्रेंथन होगा। आर्टिकल 359 क्या कहता है कि यदि कंट्री में नेशनल इमरजेंसी लगी हो तो प्रेसिडेंट नोटिफाई कर सकते हैं सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट। ये भी कहती है कि फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 20 और 21 जो है वो सस्पेंड नहीं की जा सकती है इवन ड्यूरिंग दिस नेशनल इमरजेंसी। और आर्टिकल 359 में यही प्रोविजन लिखा है कि 2021 नहीं सस्पेंड की जा सकती है। ये क्वेश्चन और भी आता है कि ये जो प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, ये किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है। ये वेइमर रिपब्लिक जो जर्मनी में थी, जो हिटलर के पहले जो शासन था वो रिपब्लिक, उससे लिया गया है। इसके अलावा जो है ये भी पूछा जाता है कि इन जनरल इमरजेंसी प्रोविजन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है वो कहाँ से इंस्पायर है, तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से इंस्पायर्ड है। 91 द अमेंडमेंट टू द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन विच ग्रांटेड सफरेज फॉर वुमेन। ये बहुत फेमस अमेंडमेंट है, 19th अमेंडमेंट, जिसने 1921 में जो है वुमेन को वहां पे वोटिंग राइट दिया यूएस में, याद कर लीजिए। रेनॉल्ड न्यूबर, देख लीजिएगा इनका जो फर्स्ट नेम क्या है, रेनॉल्ड न्यूबर, जो क्रिश्चियन या मॉरल रियलिज्म के लिए जाने जाते हैं। यूज द टर्म चिल्ड्रन ऑफ डार्कनेस फॉर द एडवोकेट ऑफ। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चिल्ड्रन ऑफ डार्कनेस मतलब वो रियलिस्ट थिंकर को कहते थे, मतलब कि उनका कहना था कि जो आइडियलिस्ट थिंकर हैं, मोरल आइडियलिस्ट, वो चिल्ड्रन ऑफ लाइट हैं, मतलब वो सब चीज उजला दिखते हैं, उनको कोई चीज काला नहीं दिखता है, ह्यूमन नेचर अच्छा दिखता है, और उनको लगता है कि सब भले हैं, पीस हो सकती है, ट्रैंक्विलिटी हो सकती है, कभी वॉर नहीं होगा एंड ऑल। लेकिन जो रियलिस्ट हैं वो चिल्ड्रन ऑफ डार्कनेस हैं, वो हृदय का जो काला चेहरा मनुष्य का है उसको पढ़ पाए हैं, और वो जानते हैं कि ह्यूमन जो है ईगोइस्ट है, सेल्फ इंटरेस्टेड है, बुलिस्ट है, और उसी के बेसिस पे वो इंटरनेशनल रिलेशन की थ्योरी को गढ़ते हैं। रेनॉल्ड न्यूबर। Who among the following, so realism, who among the following is the advocate of game theory in international relation। ये क्वेश्चन छिपा हुआ है, लेकिन आपको मार्टिन सुबिक के बारे में जानना चाहिए क्योंकि उन्होंने गेम थ्योरी पे काफी लिखा है इंटरनेशनल रिलेशन में। विलियम राइकर यहाँ दिखते हैं जो रैशनल चॉइस थ्योरी के लिए जाने जाते हैं। केनेथ बोल्डिंग, जिन्होंने बहुत सारे पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट बुक लिखे हैं, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफेंस, थ्री फेसेस ऑफ पावर एंड मीनिंग ऑफ 20th सेंचुरी। केनेथ बोल्डिंग, इसको पढ़ लीजिएगा। ऑथर ऑफ द इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसॉफिकल साइंस, ये हेगल की क्रिएशन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन 1958। अभी जो वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है वो 1958 की है, वो फिफ्थ रिपब्लिक कहलाता है, मतलब इसके पहले 4 अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन पे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद उस रिपब्लिक को चलाया गया है। ये बेसिकली ये रिपब्लिक बनी थी चार्ल्स डी गॉल के प्रयास से, और इस समय में क्राइसिस वहां पे आई थी। अल्जीरिया में जो है इंडिपेंडेंस मूवमेंट सक्सेसफुल हो गया था और फ्रांस को वहां से हटना पड़ा था। उसमें सब कुछ है लेकिन यूनिकैमरल लेजिस्लेचर नहीं है। अडॉप्शन ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ 1789, फेवरिंग स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंसी, सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम, लिमिटेड पावर ऑफ पार्लियामेंट। वहां पे बाइकैमरलिज्म है, इसलिए ये तो गलत होना ही है। इसके बारे में थोड़ा, उसकी जो बाइकैमरलिज्म है, सीनेट, नेशनल असेंबली, याद कर लीजिए। Who among the following argued that past circumstances or action of people can create differential entitlement? तो entitlement theory of justice we all know कि रॉबर्ट नॉजिक ने दिया है, और ये जो entitlement निकलती है प्रेजेंट टाइम में, वो पास्ट में जो आपके ओरिजिनल एक्विजिशन थी और जो सब्सिक्वेंट ट्रांसफर्स हैं उसके बेसिस पे आपका entitlement जस्टिफाइड होता है।
who viewed natural rights as simple nonsense built on stilt. We all know Jeremy Bentham, जो कि नेचुरल राइट को बकवास करार देते हैं. उनके लिए राइट्स केवल तब आते हैं जब स्टेट है, लॉ है, लीगल राइट ही रियल राइट है, अदरवाइज हवा में राइट है नेचुरल राइट. आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट. लाइन एजेंसी, लाइन और स्टाफ जो कि मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन से लिए गए हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में. लाइन एजेंसी का मतलब होता है जैसे कि ट्रेन यदि रन कर रही है रेलवे में तो गार्ड एंड ड्राइवर जो हैं वो लाइन एजेंसी है, जो मेन ऑपरेटिव जॉब करते हैं. यदि कोई मान लीजिए रेस्टोरेंट है, कोई रेस्टोरेंट का बिजनेस है, तो उसमें जो सेफ होते हैं, जो वेटर होते हैं, वो लाइन एजेंसी है. लाइन एजेंसी कम इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद पीपल ऑलवेज. लाइन एजेंसीज आर एग्जीक्यूटिव एजेंसी ऑलवेज. स्टाफ एजेंसी आर नॉट, गलत है, आर एडवाइजरी एंड कंसल्टेटिव एजेंसी. जैसे रेलवे के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो वहाँ जो लीगल सर्विस है, मेडिकल सर्विस है, वो सब जो है स्टाफ एजेंसी है. और थर्ड एजेंसी जो अभी हम लोगों ने देखा वो है सपोर्ट सर्विस, ऑक्सिलरी सर्विसेज लाइक हाउसकीपिंग, हॉर्टिकल्चर, कैटरिंग एंड ऑल. 99 द ब्लैक बॉक्स मॉडल ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय डेविड ईस्टन. ब्लैक बॉक्स जो है सिस्टम अप्रोच को कहते हैं जिसमें कि सिस्टम के अंदर जो है हम नहीं झांकते हैं, इसको एक ब्लैक बॉक्स मानते हैं. बस हम बाहर से इसके माइक्रो एनालिसिस करते हैं, इनपुट आउटपुट, अंदर में जो प्रोसेसेस हो रहे हैं उसकी एनालिसिस हम नहीं करते हैं, करने की जरूरत नहीं पड़ती. 100 नंबर क्वेश्चन. रामनंदन कमेटी वाज अपॉइंटेड बाय यूनियन गवर्नमेंट आफ्टर इंदिरा स्वानी केस इन 1992, जहां पे कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि क्रीमी लेयर को जो है ओबीसी की जो रिजर्वेशन है वो नहीं मिलनी चाहिए, जो उसमें थोड़े अमीर हो गए हैं एक पर्टिकुलर लिमिट से. तो क्या होना चाहिए वो लिमिट, उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया रामनंदन कमेटी टू आइडेंटिफाई द क्रीमी लेयर अमॉन्ग बैकवर्ड क्लासेस. ऑथर ऑफ द इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वी ऑल नो फ्रेडरिक्स, जिसमें उन्होंने प्रिज्मेटिक सोसाइटी की एक थ्योराइजेशन की. आसियान इमर्ज एज ए रिएक्शन अगेंस्ट कम्युनिस्ट एक्सपेंशन इन द साउथ ईस्ट एशिया. इस समय में कि वियतनाम, लाओ, कंबोडिया, चाइना से निकल करके सभी कम्युनिस्ट छा रहे थे, नॉर्थ कोरिया एंड ऑल, तो उस समय में आसियान जो है उसको रोकने के लिए कैपिटलिस्ट व्यवस्था के बेसिस पे जो है, लिबरल कैपिटलिज्म के बेसिस पे कंट्रीज का कमिंग टुगेदर था, कम्युनिस्ट. द नोशन ऑफ जून पॉलिटिकन वी ऑल नो इज वेरी फेमस क्वेश्चन. एरिस्टोटल, मैन एज पॉलिटिकल एनिमल, जून पॉलिटिकॉन. 104 हु सेड हिस्ट्री इज ए ग्रेवयार्ड ऑफ एरिस्टोक्रेसीज. एरिस्टोक्रेसीज मतलब इलीट्स. ये थ्योरी जो है बहुत लोगों ने दिया है इलीट थ्योरी में, लेकिन पेरेटो इसके लिए जाने जाते हैं, विल्फ्रेडो पेरेटो, जिन्होंने सर्कुलेशन ऑफ इलीट टर्म जो है उन्होंने क्वाइन किया था. इसका मतलब होता है कि हिस्ट्री जो है इलीट्स को बदलते रहता है और कई जो है उसके ग्रेवयार्ड है, मतलब जो इलीट पहले थे. अभी आप इंडिया में भी देखेंगे तो जो इलीट जवाहरलाल नेहरू सबके टाइम में जो होते थे बैरिस्टर्स और पढ़े लिखे, वो कैसे हिस्ट्री के ग्रेवयार्ड में चले गए. अभी के पॉलिटिकल इलीट जो हैं वो कास्ट पॉलिटिक्स से आते हैं, लोअर लेवल से आते हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस से आते हैं. उस तरह के लीडर जो कि गांव से जुड़े हुए हैं वो अभी के इलीट हैं. सो हिस्ट्री इज ग्रेवयार्ड ऑफ इलीट्स. पेरेटो. हु डिस्क्राइब इंडियन फेडरेशन एज कोऑपरेटिव फेडरेशन. तो ये तो सभी याद कर लीजिए. ये तो चलिए ग्रेनविल ऑस्टिन ने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहा, आइवर जेनिंग ने कहा फेडरलिज्म विद स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, केसी वेयर ने कहा इंडिया इज ए क्वाज़ाई फेडरल स्टेट, आधा अधूरा फेडरल है, पॉल एप्पलबाई ने कहा एक्सट्रीमली फेडरल है, मॉरिस जॉन्स ने बार्गेनिंग फेडरलिज्म कहा. ये हर एग्जाम में आता है. 106 देखिए. Which British Prime Minister proposed the abolition of judicial power of House of Lords. तो ये तो टोनी ब्लेयर का सही आंसर है. इससे जुड़ी हुई इस बात को याद रखिए कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स वहाँ पे बहुत सारे जुडिशियल फंक्शन करती रही है हिस्टोरिकली. एक समय में तो सुप्रीम कोर्ट भी वहाँ पे नहीं था, हाउस ऑफ लॉर्ड्स ही करती थी. अब काफ़ी जो है हाउस ऑफ लॉर्ड्स के जुडिशियल पावर को कम किया गया, सुप्रीम कोर्ट सेपरेट हो गई है, लेकिन ये शुरुआत जो है टोनी ब्लेयर के टाइम में हुई होगी. कोलोनियलिज्म इज ए परमानेंट एग्रेशन. ये नेट पे मिलता है. वीके कृष्ण मेनन. वीके कृष्ण मेनन जो एक मर्करियल वेरी इन्फ्लुएंशियल डिफेंस मिनिस्टर थे बहुत लंबे समय तक, 57 से 62, और नेहरू जी के बहुत करीबी थे, लेकिन इनकी सारी इज्जत जो है वो क्वेश्चन मार्क हो गई थी जब चाइना ने अटैक किया. इंडिया एक तरह से हार गया और इनको इस्तीफा देना पड़ा था. वीके कृष्ण मेनन. यूनिवर्सिटी ऑफ पीस अंडर यूएनए सिचुएटेड इन कोस्टारिका, सैन जोन. बहुत ही क्यूरियस क्वेश्चन है क्योंकि कोस्टारिका सेंट्रल अमेरिका में है, वहां पे ये स्टैब्लिश किया है यूनिवर्सिटी ऑफ पीस. तो ये क्वेश्चन कई जगह पूछा जा सकता है, याद कर लीजिए. Lenin reached the conclusion that the disintegration of capitalism would begin in the. तो कौन बोलेगा? लेनिन आपको पता है जार, रसिया जारिस्ट, उस समय जार जो है वहां के राजा को बोलते थे, वो शासन करते थे. वहां पे उन्होंने जो है कम्युनिज्म, कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन किया था, बोल्शेविक. तो उनका तो यही व्यू ही होगा ना कि कैपिटलिज्म की
ढहने की शुरुआत जो है वो जारिस रसिया से होगी, यही उनका थॉट होगा। The empirical approach seek to discover and describe facts and observation, ना कि value, belief, norm। तो facts, which of the following is known as melting pot nation? ये मैंने last question यहाँ दे दिया, ध्यान रखिएगा। melting pot nation ट्रेडिशनली जो है यूएसए को कहते हैं, क्योंकि ये नेशन ऑफ इमिग्रेंट्स है, नेशन ऑफ अदर कंट्रीज है। यहाँ इंग्लैंड से, जर्मनी से, स्पेन से और हिस्पैनिक और अफ्रीका से कितने ही लोग जाके बसे हैं, तो मतलब डिफरेंट कल्चर का एक मेल्टिंग पॉट है। 111 देखिए, द बुक विच कंटेन द फर्स्ट सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ प्रेशर ग्रुप। ये भी बहुत आपको कंफ्यूजिंग मिलेगा नेट पे अलग अलग, लेकिन ये चारों बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने सबके जो है थिंकर जो जिन्होंने लिखा है वो दे दिया है, उसको याद कर लीजिएगा। लेकिन मैं जाऊंगा आर्थर बेंटली, जो कि ग्रुप थ्योरी या इंटरेस्ट या प्रेशर ग्रुप के पहले प्रोपोनेंट थे 1908 में सबसे पहले, और इन्होंने बुक लिखा था द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, आर्थर बेंटली, ग्रुप थ्योरी के। तो इसको चलिए कि मैं क्वेश्चन मार्क कर रहा हूं, मेरे लिए सही आंसर है। विथ और विदाउट इन यूनिवर्सल सफरेज इट इज ऑलवेज एन ओलिगार्ची विच गवर्न्स। मतलब यदि आप सबको वोटिंग राइट नहीं दोगे तो ओलिगार्ची ही होगी, कुछ पावरफुल और वेल्दी लोग ही शासन करेंगे। ये कहने वाले भी बहुत कंफ्यूजिंग है, नेट पे कई कई मिलेंगे जिसमें बटा हुआ ओपिनियन है। कई जगह सी राइट मिल आंसर मिलता है, कई जगह विल्फ्रेड पैरेटो, लेकिन मैं जाऊंगा विल्फ्रेड पैरेटो के साथ, एलिटिस्ट थिंकर। 113 which of the following seeks to establish the relationship between electoral process and party system? घिसा पिटा क्वेश्चन, डुवर्जर लॉ जो कहती है कि FPTP ultimately give way to two party system and proportional representation multi party system, डुवर्जर लॉ। 114 the Supreme Court of India declared by issuing writ that the respondent was not entitled to an office he was holding or a privilege he was exercising। इस रिट को हम रिट ऑफ क्वो वारंटो कहते हैं। मतलब कि आपको क्या अधिकार है कि आप किसी कुर्सी पर बैठे हो। मान लो कि आज एक रिट हम देते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो सही ढंग से इलेक्ट नहीं हुए, उनको यहाँ नहीं बैठना चाहिए, तो इसको रिट ऑफ क्वो वारंटो कहते हैं। और जो दूसरे रिट है हैबियस कॉर्पस की रिट होती है, प्रोड्यूस द बॉडी। मतलब किसी ने, यदि गवर्नमेंट ने या प्राइवेट किसी पार्टी ने भी कोई किसी को किडनैप कर लिया या गवर्नमेंट ने अरेस्ट कर लिया, तो आप रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस दायर कर सकते हैं। सर्टियरी और प्रोविजन दोनों जो है हायर कोर्ट लोअर कोर्ट पे जारी करते हैं। प्रोविजन में सीधा रोक देते हैं, सर्टियरी में उसको देखते हैं कि कहीं आप अपने जुरिडिक्शन से बाहर तो नहीं जा रहे हो, नहीं तो अपने यहाँ मंगवा के उसको एक्ट को देखते हैं। और फिफ्थ जो इसमें दिया गया नहीं है वो है मंडमस, जो कि है आपको ये करना पड़ेगा। जनरली एग्जीक्यूटिव को डायरेक्शन कोर्ट इस रिट के थ्रू देती है कि लॉ के अनुसार आपको ये एक्टिविटी करनी चाहिए। 115 एजर्सन है, अकॉर्डिंग टू मॉर्गेनथाउस रियलिज्म a foreign policy based on any other consideration except the national interest is bound to meet failure। exactly यही बात वो कहते हैं कि किसी भी कंट्री को केवल ये देखना चाहिए कि हमारा नेशनल इंटरेस्ट क्या है और दूसरे कंट्री जिसके साथ हम इंटरेक्ट कर रहे हैं उसकी नेशनल इंटरेस्ट क्या है। इस बेसिस पे ही केवल जो है अपना उसको डिसीजन लेना चाहिए, ना कि मोरलिटी या अदर मोरल कंसिडरेशन पे कि वो कंट्री क्या खाती है, मीट खाती है कि नहीं, और वो कैसा ड्रेस पहनती है, उसकी कैसी वैल्यू सिस्टम है। इन सब बेसिस पे हमें इंटरेक्ट नहीं करनी चाहिए। अपने नेशनल इंटरेस्ट और दूसरे कंट्री के नेशनल इंटरेस्ट को ही ध्यान में रख के हमें फॉरेन पॉलिसी बनानी चाहिए। तो बिल्कुल ट्रू है। मॉर्गेनथाउ डज नॉट प्रिसाइजली डिफाइन इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट। ये बात आधी अधूरी सही है कि नेशनल इंटरेस्ट को उन्होंने कहा कि बहुत वेग है, टाइम टू टाइम बदलती रहती है, लेकिन उन्होंने एक बात जरूर कहा कि नेशनल इंटरेस्ट इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ पावर। तो ये कहना कि बिल्कुल डिफाइन नहीं किया, इसलिए इसको मैं फॉल्स मानूंगा। 117 the idea that the India is a soft state and ill-equipped to carry out its promises was mooted by। ये क्वेश्चन इतनी बार पूछ दिया है कि इसको तो आपको याद करना चाहिए। गुनार मैर्डाल जो एक स्वीडिश इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने एक बुक लिखा था एशियन ड्रामा, द इंक्वायरी इनटू द पॉवर्टी ऑफ नेशन 1968, और उसमें उन्होंने ये कहा था कि इंडिया जैसे जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है वो सॉफ्ट स्टेट है। वो पोस्ट कॉलोनियल स्टेट को उन्होंने सॉफ्ट स्टेट कहा था। इससे ही मीन दैट इंडिया और अदर सच कंट्री लैक द पॉलिटिकल विल, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी एंड इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ नेसेसरी टू एफिशिएंटली इंप्लीमेंट पॉलिसीज एंड इन्फोर्स लॉ। मतलब कि इसमें वो कैपेबिलिटी नहीं है, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ नहीं है कि ये कोई पॉलिसी को इफिशिएंटली इंप्लीमेंट कर पाए, अपने डिसीजन को इंप्लीमेंट करे। सॉफ्ट स्टेट, गुनार मैर्डल। द पॉलिसी ऑफ स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट, जिसको हम कहते हैं LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन,
ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी जो है आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक ने सबसे पहले मूव किया 1990s में, पूरी दुनिया में इसको इंप्लीमेंट किया वॉशिंगटन कंसेंसस आइडियोलॉजी के बेसिस पे। हु कंडक्टेड द पिग आयरन एक्सपेरिमेंट, ये आप गेस कर सकते हैं। आर्ट ऑफ कटिंग मेटल एंड जो शॉप पे जो लिखते थे फोरमैन के बारे में, और कैसे जो है मेटल को सही ढंग से काटा जा सकता है, अरेंज किया जा सकता है, ये सब जो है साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी का एक पार्ट था। तो टेलर से आप एसोसिएट कर सकते हैं, आप गेस कर सकते हैं, और यही है। सो डियर स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस लॉन्ग वीडियो। थकाने वाला होता है, लेकिन मुझे मजा आया इसको एनालाइज करने में। इनफैक्ट काफ़ी टाइम मुझे लगा रिसर्च करने में, लेकिन फिर भी मैं जोश के साथ कर पाया क्योंकि इसमें अच्छे क्वेश्चन थे। इसके बदले में आजकल जो रिसर्च कर रहा हूँ वो इतना थकाने वाला है, वो है जेएनके के असिस्टेंट प्रोफेसर की, और उसमें तो अधिकतर क्वेश्चन जो हैं ऐसे हैं कि आप सोचेंगे क्यों पूछा गया है। मेरी हिम्मत नहीं हो रही आप लोगों को बोर करने के उसको एनालाइज करके, लेकिन मैं रिसर्च जरूर कर रहा हूँ। यदि आपको लगे तो आप मैसेज करें, कमेंट बॉक्स में लिखें कि क्या मुझे उसको लेके आना चाहिए। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज एंड काउंसलिंग यदि CUET PG 2025 की आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप रजिस्टर कर सकते हैं मेल, टेलीग्राम आईडी और मोबाइल नंबर के साथ paulsciencehelp@gmail.com पे। और यदि आप ये सोच रहे होंगे कि नेक्स्ट जो है नेट JRF की बैच कब आएगी, तो आप वेट कीजिए, अनाउंसमेंट के लिए जल्द ही डिसाइड किया जाएगा। इस तरीके से आप मुझसे जो है जुड़ सकते हैं, अपनी बातें पूछ सकते हैं। कई लोग अभी पूछते हैं सर आपसे कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से वेबसाइट, ईमेल, Telegram channel and Twitter, and I always reply to your messages. Even जो वेबसाइट पे आते हैं मैं हमेशा रिप्लाई करता हूँ। तो चलिए मिलेंगे किसी एक और वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।